Okay, good morning everybody. I hope you can see the screen and you can hear me as well. All right. Yeah. Fine. So let us start today. अच्छा, last class में क्या दिया गया था आपको? There was no homework actually. Basically, you had to study the remaining part of the P block elements, right? So let us just move ahead. थोड़ा मैं एक बार रिवीजन करा देता हूँ. देखो हम लोग ग्रुप 13 पढ़ रहे हैं, रिमेंबर, राइट? या करेक्ट, आई हैव शिफ्टेड. ठीक है, तो ग्रुप 13, इफ यू रिमेंबर, ग्रुप 13 में बोरॉन फैमिली बात कर रहे थे. तो बोरॉन फैमिली में बेसिकली इफ यू टॉक अबाउट बोरॉन, तो बोरॉन क्या क्या कंपाउंड बनाता है, उसमें सबसे इंपॉर्टेंट है बोरैक्स, राइट? बोरैक्स आपने पढ़ा था, बोरैक्स में कितने बीओबी बॉन्ड्स होते हैं, ठीक है ना? बोरैक्स हाइड्रोलाइज करके क्या देता है, बोरैक्स जो है एक बेसिक सोल्यूशन बनाता है डिस्पाइट ऑफ द फैक्ट कि एसिडिक बफर बनता है, राइट? मोर ओवर H3BO3 की बात करेंगे. हाँ, एनसीईआरटी आपको पढ़ना है, बिल्कुल पढ़ना है. और पर्टिकुलरली जेईई मेंस की हम बात करें तो ज्यादातर क्वेश्चंस तो एनसीईआरटी से ही आते हैं पी ब्लॉक के अंदर. तो आपको एनसीईआरटी तो बिल्कुल पढ़नी है, लाइन बाय लाइन पढ़नी है. इज दैट क्लियर? फाइन. सो दैट वाज वन थिंग. मूविंग ऑन, ऑर्थोबोरिक एसिड की बात की थी हमने. तो ऑर्थोबोरिक एसिड में ऑक्सीजन जो है वो बैक बॉन्डिंग में इन्वॉल्व होता है बोरॉन के साथ, ठीक है? थोड़ा मैं ब्रीफ रिवीजन करा रहा हूँ. So that is why this structure is planar and उसमें इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो जाती है इंटरमोलिकुलर, उसके कारण पूरा रिंग जो है वो प्लेन में आ जाता है और एक कंप्लीट रिंग बनाता है ये. दूसरी चीज है, कोई सिस डायोल टाइप का कंपाउंड डालोगे या फिर कोई ऐसा चीज डालोगे जिसके थ्रू, मतलब जिसके थ्रू एक तरह से स्टेबलाइज हो जाए कॉन्जुगेट बेस, जैसे BOH4 होल माइनस जो बनता है उसके जगह पे कुछ और बन जाए, सो दैट विल बी मोर स्टेबल. सो दिस इंक्रीजेस द एसिडिक नेचर. उसके आगे डाइबोरेन. देखो डाइबोरेन हमने पढ़ा था, 3 सेंटर्ड 2 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड होते हैं इसके अंदर, बनाना बॉन्ड, एंड इट इज बेसिकली प्रिपेयर्ड बाय SN2. BF3 ले लो या BX3 ले लो और H माइनस के साथ SN2 करा. So that way, when you increase the concentration of H minus, then you will get B2H6, right? इसके कुछ रिएक्शंस थे, जैसे कंबशन में एक थर्मिट रिएक्शन है ना? तो अब आगे बढ़ सकते हैं, आई होप. ओके, तो अभी जैसे लेट अस स्टार्ट द डिस्कशन. हाँ देखो, रिएक्शंस ऑफ B2H6 हमने किया नहीं था ना एवरीबॉडी? रिएक्शंस ऑफ B2H6 नहीं किया था ना? किया था क्या? तो देखो B2H6, हाँ कंबशन किया होगा, कंबशन तो नॉर्मल रिएक्शन है. हाइड्रोलिसिस भी किया होगा, राइट? हाइड्रोलिसिस, हाँ हाइड्रोलिसिस में सेम ऑक्सीडेशन स्टेट है. तो यदि इफ यू लुक एट दिस स्ट्रक्चर, इफ यू लुक एट दिस स्ट्रक्चर ऑफ B2H6, तो ये जो B2H6 का स्ट्रक्चर है, इसमें दीज आर इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट सेंटर्स. ये दोनों जो है इनफैक्ट, ये जो तुम्हें दिख रहा है बॉन्ड, ये वाला बॉन्ड, लेट्स से 3C2E जो बॉन्ड है, you can understand these 3C2E bonds, they are electron deficient centers, right? They are electron deficient center. So electron deficient centers हैं, तो वहां पे किसका अटैक हो सकता है? जस्ट थिंक ऑफ द रिएक्शंस कि क्या क्या रिएक्शंस हो सकते हैं उसके ऊपर. एवरीबॉडी, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट सेंटर्स हैं, तो क्या क्या रिएक्शंस हो सकते हैं? एवरीबॉडी जरा सोचो. न्यूक्लियोफाइल का अटैक हो सकता है ना यहाँ पे. इज दैट क्लियर एवरीबॉडी? यहाँ पे न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन हो सकता है, राइट? मतलब न्यूक्लियोफाइल, सो these electron deficient centers, these electron deficient centers can easily be by attacked by a nucleophile. These electron deficient centers
can easily be attacked by a nucleophile. Write it down. There are people asking, sir, have you shifted to hometown permanently? अरे भैया अभी तो आए हैं, अभी क्या बताएं परमानेंटली कैसे हो सकता है. लेट अस सी हाउ दिस कोविड रिजॉल्व्स ऑफ. कैसे जब ऑफलाइन क्लासेस चालू होंगी देन आई विल मूव. फाइन. Oppo F15 F11 sorry. Okay, written everyone. तो अब ये तो सिंपल सी बात है कि इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट सेंटर्स पे न्यूक्लियोफाइल अटैक कर सकता है. तो अब देखो इसमें दो तरह के रिएक्शंस होते हैं, दो तरह के बॉन्ड्स टूटते हैं. तो अब जब भी होगा ड्यूरिंग द अटैक ऑफ ए न्यूक्लियोफाइल, ऐसा हम लिख सकते हैं, ड्यूरिंग द अटैक ऑफ अ न्यूक्लियोफाइल, (3C2E) bonds will be broken. Is that clear? ये लिख लिया सबने? 3C2E बॉन्ड तो टूट जाएगा ना, इसमें कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए. ओके फाइन. तो अब देखो दो तरह के बॉन्ड टूटते हैं, एक होता है सिमेट्रिकली, एक होता है सिमेट्रिकल बॉन्ड ब्रेकिंग. मतलब सिमेट्रिकल बॉन्ड ब्रेकिंग क्या होगा देखते हैं. तो सिमेट्रिकल बॉन्ड ब्रेकिंग, सॉरी बॉन्ड ब्रेकिंग, or you can say cleavage, correct. Cleavage is also a term. तो अब यहाँ पे सिमेट्रिकली बॉन्ड कैसे टूटता है ऑलरेडी. देखो यहाँ पर बॉन्ड ऐसे टूटे सिमेट्रिकली, तो ये जो यूनिट निकलेगा और ये जो यूनिट निकलेगा, जैसे यहाँ बॉन्ड ऐसे टूटता है तो ये वाला यूनिट और ये वाला यूनिट दोनों सेम है ना. इज दैट क्लियर? स्क्रॉल करो, राइट डाउन देयर. रिटर्न. ओके, एक साथ ऑब्वियसली दोनों बॉन्ड टूटेगा. और सिमेट्रिकली जब बॉन्ड टूटता है तो ये किसके प्रेजेंस होता है. दिस इज इन द प्रेजेंस ऑफ, in the presence of strong nucleophile. ठीक है, in the presence of strong nucleophile, या फिर बोल सकते हो strong ligand. strong ligand क्या हो जाएगा, जैसे आपके पास हो जाए CO, या फिर बल्कि न्यूक्लियोफाइल हो, बल्कि न्यूक्लियोफाइल, या बोल सकते हो बहुत तगड़े जो न्यूक्लियोफाइल है जैसे R3N, 3 डिग्री अमाइन. ठीक है, तो इस केस में ये होता है. और प्रोडक्ट क्या बनता है, प्रोडक्ट क्या होगा, यहाँ पे जैसे तुम्हारे पास एक न्यूक्लियोफाइल है, वो सीधा जाके यहाँ पे एडिशन प्रोडक्ट कर देगा और ये इसके साथ भी ऐड हो जाएगा. तुम्हारा प्रोडक्ट सीधा सा क्या बनेगा, यू विल बी गेटिंग BH3.CO. ठीक है, इसके 2 यूनिट्स मिल जाएंगे तुम्हें. ये क्लियर है? देखो ऑब्वियसली यदि तुम्हारे पास कोई स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल है तो वो चाहेगा कोऑर्डिनेशन कंपाउंड बनाना, या फिर एक बेहतर लीगेंड है तो वो चाहेगा कोऑर्डिनेशन कंपाउंड बनाना. इज दैट क्लियर? यदि तुम्हारे पास एक स्ट्रॉन्ग फील्ड लीगेंड है या फिर कोई एक बल्कि न्यूक्लियोफाइल है, so that will have a tendency to form coordination compounds, and since it will have a tendency to form coordination compound, so that way the bond breaking will always be symmetric, because उनकी टेंडेंसी ये होती है कि वो कोऑर्डिनेट बॉन्ड्स बनाए. तो कोऑर्डिनेट बॉन्ड्स बनाएंगे तो इस तरह के कंपाउंड बनेंगे. फाइन, कोई डाउट है इसमें? Okay, write it down then.
ओके, रिटन, फाइन। तो अब आगे हम बात करेंगे अनसिमेट्रिकल बॉन्ड ब्रेकिंग। अनसिमेट्रिकल, ओके वेट कर लेगा। डन, ओके फाइन। ओके, सो अभी हम लोग बात कर रहे हैं किसकी, अनसिमेट्रिकल बॉन्ड ब्रेकिंग की। बल्कि न्यूक्लियोफाइल गुड लेविस बेस होता है। हाँ देखो, बल्कि न्यूक्लियोफाइल मतलब जैसे मान लो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग सेंटर्स लगे हैं, जैसे यहाँ पे क्या है, जैसे R3N में R कैन बी C2H5 और CH3, R विल बी एन इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप। ठीक है, अब जैसे हमने बल्कि न्यूक्लियोफाइल की बात की है, तो स्ट्रॉन्ग लिक्वियोफाइल की होगा, जैसे R यहाँ पे हो सकता है इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप, इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप नहीं होगा ये। ठीक है, जैसे इट कैन बी CH3, इट कैन बी C2H5 लाइकवाइज। ठीक है, ये कोई इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप इसके साथ नहीं लगा होगा। तो जब एक अच्छा लिगेंड होगा, when it will be a strong ligand, so it will have a strong tendency to form a complex, right? फाइन। तो अभी हम बात कर लेते हैं अनसिमेट्रिकल बॉन्ड ब्रेकिंग की। तो अनसिमेट्रिकल बॉन्ड ब्रेकिंग का मतलब क्या है, क्या लिखना है तुम्हें आदित्य? आदित्य, do you want to write this? फाइन। देखो, अनसिमेट्रिकल बॉन्ड ब्रेकिंग में क्या होगा, बॉन्ड विल ब्रेक लाइक दिस। मतलब टेल यू, बॉन्ड विल ब्रेक समथिंग लाइक दिस। यहां से बॉन्ड टूटेगा, और यहाँ पे न्यूक्लियोफाइल क्या हो सकता है, इट कैन बी लेट्स से NH3, RNH2, या फिर R2NH, इस तरह के न्यूक्लियोफाइल जो कि बहुत स्ट्रांग नहीं है। ठीक है ना, वो उनके प्रेजेंस में ऐसा होता है। अब ये टूटता कैसे है, I'll tell you। ये होगा क्या, यहाँ पे न्यूक्लियोफाइल का एडिशन होगा, और ये यहाँ पे दो न्यूक्लियोफाइल ऐड हो जाएगा डायरेक्टली। तो ये बन जाएगा BH4 माइनस, और ये आ जाएगा क्या, ये बन जाएगा BH2NU न्यूक्लियोफाइल 2 पॉजिटिव। ये समझ में आया? एवरीबॉडी अनसिमेट्रिकली टूटेगा, तो ये जैसे यहाँ पर क्या हो रहा है, ये H माइनस ये लेके चला जा रहा है। ठीक है, अच्छा देखो, यहाँ पर ये 4 बॉन्ड बनाना है इसको, तो ऑब्वियसली यहाँ पे यदि दो न्यूक्लियोफाइल का एडिशन हो रहा है, तो ऑब्वियसली H माइनस ये लेके जाएगा ना, तो इस हाइड्रोजन को इलेक्ट्रॉन लेके भागेगा ये, तो इसके ऊपर माइनस चार्ज आ जाएगा और इसके ऊपर प्लस चार्ज आएगा, क्योंकि न्यूक्लियोफाइल तो यहाँ पे अपने पास न्यूट्रल है ना। एवरीबॉडी इज दैट क्लियर और नॉट? प्लीज राइट इट डाउन। रिटर्न, ओके फिर से बताऊं, मैं ये बोल रहा हूं कि यदि तुम्हारे पास कोई लिगेंड है, जैसे NH3, RNH2 या फिर R2NH, ठीक है, तो इसके केस में क्या होगा कि बॉन्ड अनसिमेट्रिकली टूटेगा। अनसिमेट्रिक क्यों, क्योंकि ये बहुत अच्छे लिगेंड नहीं है, और इनकी कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाने की उतनी अच्छी टेंडेंसी नहीं है। ठीक है, तो ऑब्वियसली देखो होता क्या है कि तुम ऐसे भी समझ सकते हो कि यदि तुम्हारे पास एक लिगेंड है जो कि बहुत स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है, ठीक है, तो दोनों का साथ में एडिशन नहीं हो पाएगा, क्योंकि वो रिपेल कर सकते हैं, एक रीजन तो वो है। दूसरा रीजन ये है कि यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे इनकी बहुत ज्यादा कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाने की टेंडेंसी है नहीं, तो ये दोनों एक ही जगह पे ऐड हो सकते हैं। ठीक है, अभी क्लियर है या नहीं है, डाउट है अभी भी? एवरीबॉडी इज दैट क्लियर?
BuNH2 पे पॉजिटिव चार्ज कैसे आया? देखो BH3 न्यूट्रल है, तो BH3 न्यूट्रल है तो किस इस तरह से टूट रहा है ना, BH2 पॉजिटिव और BH4 माइनस। अब इस पे तुमने दो न्यूक्लियोफाइल का एडिशन भी करवा दिया, तो दोनों न्यूक्लियोफाइल तो न्यूट्रल ही थे ना। एवरीबॉडी इज दैट क्लियर? वो दोनों न्यूक्लियोफाइल तो न्यूट्रल ही थे। इज दैट क्लियर? तो जब दोनों न्यूक्लियोफाइल न्यूट्रल ही थे तो ऑब्वियसली वही होगा जो हमने सीखा है अभी। अब देखो सवाल ये पूछ सकते थे थोड़ा कि ऐसा क्यों हो रहा है कि बल्कि न्यूक्लियोफाइल या फिर स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल जो है वो सिमेट्रिकली बॉन्ड तोड़ रहे हैं और छोटे न्यूक्लियोफाइल अनसिमेट्रिकली बॉन्ड तोड़ रहे हैं। तो इसके रीजन समझ में आए तुम्हें कि व्हाई इज इट हैपनिंग, लाइक व्हाई इज अ स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल ब्रेकिंग अ बॉन्ड सिमेट्रिकली एंड अ वीक वन इज ब्रेकिंग अ बॉन्ड अनसिमेट्रिकली? देखो सबसे पहला रीजन ये है कि स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल जो है वो एक जगह पे दो बार एडिशन नहीं हो सकता है क्योंकि उसमें रिपल्शन होता है, ठीक है। लेकिन वीक न्यूक्लियोफाइल का एडिशन हो सकता है। दूसरी चीज है स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल यदि एक जगह पे ऐड हो जाएगा तो उसका इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंसी कॉम्पेंसेट कर देगा, ठीक है। तो ये यही रीजन है और कुछ नहीं। सो इज दैट क्लियर? ओके फाइन। ओके, तो अब देखो क्या है, ये जो कंपाउंड हमने लाइक पढ़ा है, सी इसको why do two but why do two weak nucleophile one place पे attack? What are you trying to ask Abhilasha? I'm unable to understand your question. सेकेंड का रीजन देखो, ये न्यूक्लियोफाइल जो है रिलेटिवली वीक हैं, तो होता क्या है ये एक जगह पे ऐड हो सकते हैं दो बार, जैसे ये यहाँ पे अटैक हुआ, ये अटैक करेगा तो इनके बीच का रिपल्शन कम होगा, तो एक ही मतलब सब्स्टिट्यूएंट पे दोनों अटैक हो सकते हैं ना, क्योंकि यहाँ पे रिपल्शन कम है। बट यदि दो स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल एक जगह अटैक होंगे तो उनका एक तरह से रिपल्शन ज्यादा होगा। तो कोशिश ये करते हैं कि दोनों अलग अलग सेंटर्स पे जाएं। इज दैट क्लियर? इज दैट क्लियर? जैसे इनके पास यदि स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल है, जैसे मान लो दो घमंडी लोग हैं जो आपस में बिल्कुल बात नहीं करते, तो वो कोशिश करते हैं एक दूसरे से दूर रहें। इज दैट क्लियर? अरे हाँ या ना कुछ तो बोलो। जैसे एक रेस्टोरेंट में दो टेबल है या फिर दो जगह पे खाना मिल रहा है, देर आर टू अरेंजमेंट्स टू सिट एंड ईट, तो उसमें क्या होगा, दो लोग थोड़े ईगो वाले हैं और दोनों ही सक्सेसफुल है एक पर्टिकुलर डोमेन में, तो दोनों साथ में टेबल पे बैठ के नहीं खाएंगे इवन इफ देर इज एन ऑप्शन। बट कुछ लोग थोड़े कम सक्सेसफुल हैं, दे कैन प्रेफर टू सिट एट द सेम टेबल, ठीक है। यहाँ पे क्या होता है कि लाइक चीजें रिपेल कर जाती है, तो यदि इनके पास ऑप्शन है स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड के प्रेजेंस में कि दो अलग अलग साइड्स पे जा सकते हैं वो, तो वो चले जाएंगे। बट यहाँ पे क्या है, यहाँ पे जो वीक न्यूक्लियोफाइल है वो एक ही साइड पे जाता है। अब देखो बेसिकली ऐसा क्यों होता है, ये तो एक्सपेरिमेंटल ही है, हम इसको समझा रहे हैं, एक्सप्लेन कर रहे हैं। इज दैट क्लियर? ये चीज तो है तो एक्सपेरिमेंटल ही ना, इसको समझाते हैं ऐसे, तो हुआ तो होता तो यही है। Can we, you can write this. Do you want me to give this in writing? Okay. Okay, तो लिख देता हूं मैं, strong field ligands prefer to attack at different position due to repulsive interactions taking place between. Due to repulsive interactions, वीक भी सिमेट्रिकल क्लीवेज कर सकता है क्या? वीक नहीं करता है सिमेट्रिकल क्लीवेज, रिएक्शन तो यही है ना। इज दैट क्लियर? रिएक्शन यही है कि वीक नहीं करता, ड्यू टू रिपल्सिव इंटरैक्शंस taking place at the same site, ठीक है। However, this problem is not present in case of
NH3 RNH2 and R2NH. ठीक है एवरीबॉडी, इज दैट क्लियर और नॉट? Write it down then. ओके, अब देखो इसमें क्या है, इसमें देयर इज अनदर रिएक्शन वी नीड टू सी। जैसे यदि तुम्हारे पास B2H6 है, ठीक है, तुमने 3V2H6 लिया और उसके साथ तुमने 6NH3 लिया, ठीक है, एक सेकेंड, ओके, आई स्क्रॉल अप। डन, ठीक है। तो अब यदि तुमने 3B2H6 लिया और उसके साथ 6NH3 लिया और उसमें क्या होगा, और उसको तुमने कंसिस्टेंटली हीट किया, मतलब बेसिकली पहले तो तुम्हें यही मिलेगा, you'll get 3BH2, जैसे हमने पढ़ा था ना, BH2NU2, न्यूक्लियोफाइल 2 बार आ जाएगा, तो NH3 पॉजिटिव एंड BH4 नेगेटिव, ये कंपाउंड बनेगा, which on further heating forms an ionic compound which is B3N3H6 और साथ में निकल जाता है H2 12 यूनिट्स। अब I'll tell you this is called borazine or borazole, borazole or borazine, which is called inorganic benzene। अब ये एक इंटरेस्टिंग कंपाउंड है। ये रिएक्शन कैसे होता है, पहले इसका स्ट्रक्चर देख लो। ठीक है, जस्ट अ मिनट। अच्छा, यहाँ पे चार्जेस ये सही है या गलत है, बताओ एवरीबॉडी, ये चार्जेस सही है या गलत है? यहाँ जो मैंने प्लस और माइनस लिखा है, ये तुम्हें लगता है चार्जेस सही है या गलत है? इट कुड बी रॉन्ग, पूछ रहा हूँ, बताओ। ये वाला जो फर्स्ट स्ट्रक्चर जो मैंने बनाया है, नॉर्मल स्ट्रक्चर सोच करके बताओ। ओके, एक्चुअली में ये रॉन्ग है, दिस इज रॉन्ग, उल्टा कर दिया मैंने। मतलब तुम्हें करना क्या है, बी पे नेगेटिव, एन पे पॉजिटिव लगाना है, बी पे नेगेटिव, एन पे पॉजिटिव, उल्टा होगा। ये समझ में आया क्यों? ये समझ में आया एवरीबॉडी? ये कितने लोगों को समझ में आया कि ये गलत क्यों है? एक्चुअली में देखो, बी पे नेगेटिव आ ही नहीं सकता है, 3 ही इलेक्ट्रॉन होते हैं उसके पास, सॉरी, बी पे पॉजिटिव नहीं आ सकता। इज दैट क्लियर एवरीबॉडी, इज दैट क्लियर? अरे हाँ है ना, कुछ तो बोलो। बोरॉन के पास 3 इलेक्ट्रॉन ही होते हैं, तो पॉजिटिव चार्ज आने के लिए तो इसको इलेक्ट्रॉन देना पड़ेगा ना। इन ऑर्डर टू अक्वायर पॉजिटिव चार्ज इट नीड्स टू डोनेट इलेक्ट्रॉन, जो कि पॉसिबल ही नहीं। डोनेट नाइट्रोजन ही कर सकता है, क्योंकि 4 बॉन्ड बनाने के बाद ऑब्वियसली उसके पास 5 होगा, तो वो एक दे सकता है इलेक्ट्रॉन। इज दैट क्लियर? तो इसीलिए स्क्रॉल अप करूं, ओके, राइट इट डाउन। देखो ये स्ट्रक्चर बोराजीन का इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखना है।
ऑर्गेनिक में नमन सर ने बताया था, ठीक है बताया होगा। सो दिस इज बोराजीन। अब देखो हो क्या रहा है, बेसिकली यदि तुम हीट करते जाओगे ना, तो हीट करने से क्या होता है, हीट करने से क्या होता है कि इनके बीच की जो बॉन्ड है वो एडिशन होता जाएगा। ओके सेम बॉन्ड। ओके वेट 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 वेट, यार रुक जाओ, फिर इसको मैं काट ही देता हूँ, इसमें गलती हो गया, रेजोनेंस किया ही नहीं मैंने। ठीक है ठीक है वेट, एक सेकंड रुक जाए ना। फाइन, बी पे नेगेटिव एन पे पॉजिटिव, 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 नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव। दिस इज स्ट्रक्चर वन, दिस इज स्ट्रक्चर टू। तो इसका हाइब्रिड क्या होगा? ठीक है एवरीबॉडी, ये एक्चुअली में ऑल्टरनेटिंग दिखाने थे ना, एक तो यहाँ पे पाई बॉन्ड जो है दे कैन मूव, सो यहाँ पे इधर दिखाया और यहाँ पे इधर दिखाया। इज दैट क्लियर एवरीबॉडी, इज दैट क्लियर और नॉट? तो जो हाइब्रिड होगा उसमें हम ऐसा लिख सकते हैं ना कि लेट से बी एन, बी एन, ठीक है। तो ये हाइब्रिड होगा इसका, दिस इज बोराजीन। अब देखो ये बोराजीन बनता है जब तुम NH3 का रिएक्शन करवाओगे, तो NH3 के रिएक्शन से ये बनता है, ये तो क्लियर होनी चाहिए बात। अब NH3 के रिएक्शन से ये बनता है तो ऑब्वियसली बॉन्ड अनसिमेट्रिकली फॉर्म होगा और उसके बाद ही बोराजीन बनेगा। तो बोराजीन के जो रिएक्शंस हैं वो इसके अंदर ही आ जाता है कि व्हेन यू हीट इट फर्दर, व्हेन यू हीट इट फर्दर तो आपका ये रिएक्शन होगा। इज दैट क्लियर? इज दैट क्लियर और नॉट? ओके फाइन। अब ये बताओ इसकी प्रॉपर्टी, इज इट लाइक नॉर्मल बेंजीन? एवरीबॉडी ये क्या नॉर्मल बेंजीन जैसा होगा? देखो इट इज अ कलरलेस लिक्विड जस्ट लाइक बेंजीन। फिजिकल प्रॉपर्टी की बात करें तो इट इज अ कलरलेस लिक्विड। एवरीबॉडी लिख लिया था आप लोगों ने? इट इज अ कलरलेस लिक्विड जस्ट लाइक बेंजीन। ओके अच्छा एक बात बताओ, सबसे पहले तो बताओ कि नॉर्मल बेंजीन हाइड्रोलाइज करता है क्या? एवरीबॉडी, नॉर्मल बेंजीन हाइड्रोलाइज करता है? नहीं करता, पानी में डालो कुछ नहीं होगा। अब बताओ ये हाइड्रोलाइज करेगा क्या? एवरीबॉडी, विल दिस हाइड्रोलाइज? यस इट विल। कोई दिक्कत है इसमें किसी को? नहीं करता, ये करेगा ना। तो अब देखो प्रॉपर्टीज डिफरेंट, मतलब डिफरेंस इन प्रॉपर्टीज, डिफरेंस इन प्रॉपर्टीज। देखो ऑब्वियसली स्ट्रक्चर वाइज वो करता है, मतलब सेम है, तो व्हाई वुड इट हाइड्रोलाइज? बताओ एवरीबॉडी, व्हाई वुड इट हाइड्रोलाइज? ये क्यों हाइड्रोलाइज करेगा? सुजल हैज ए क्वेश्चन, ये हाइड्रोलाइज क्यों करेगा? हाइड्रोलिसिस हमने पढ़ा है ना, हाइड्रोलिसिस के लिए क्या कंडीशन होना चाहिए? एवरीबॉडी, हाइड्रोलिसिस के लिए क्या होनी चाहिए कंडीशन? ये पोलर है आपको ऐसा लगता है? एवरीबॉडी ये पोलर है? हाँ है। तो अब B3N3H6 को यदि आप पानी में डालते हैं तो आप जरा इसका स्ट्रक्चर देखिए, बोरॉन का ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है? इसके पास बहुत सारे चार्जेस हैं राइट? बोरॉन का ऑक्सीडेशन नंबर क्या है एवरीबॉडी बताइए? बोरॉन का ऑक्सीडेशन नंबर क्या है?
एवरीबॉडी, यहाँ पे बोरॉन का ऑक्सीडेशन नंबर क्या है? व्हाट इज द ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ बोरॉन? ओके, अभिलाषा इज सेइंग 4. ओके, अच्छा 4 होगा क्या ऑक्सीडेशन नंबर? जरा फिर से देखो. +3 होगा या +4 होगा? एवरीबॉडी अब बताइए, ऑक्सीडेशन नंबर +3 होगा या +4? +3 होगा ना. यदि तुम नॉर्मली भी देखोगे तो ऑब्वियसली इस केस में नाइट्रोजन ने कितने बॉन्ड बना दिए? 4. और इसमें जो है नाइट्रोजन -3 पे रहेगा. इज दैट क्लियर? यहाँ पे बोरॉन का लेट्स से इट इज +3 -3 और नाइट्रोजन -1 है. ये क्लियर है या इसको इसमें किसी को डाउट है? नहीं नहीं, नाइट्रोजन -1 में नहीं है, इट इज 0. ये वाला -1 में है, ये वाला +1 में है, ये वाला -1 में है, ये वाला +1 में है, ये -1 में और ये +1. इज दैट क्लियर? ओवरऑल नाइट्रोजन का 0, हाइड्रोजन का. एवरीबॉडी इज दैट क्लियर और नॉट? एवरीबॉडी इज दैट क्लियर? प्लीज रिस्पॉन्ड इन द चैट बॉक्स. तो एवरेज ऑक्सीडेशन स्टेट नाइट्रोजन हाइड्रोजन का 0 है, बोरॉन का इट इज +3 एंड नाइट्रोजन इट इज -3. तो हम हाइड्रोलिसिस में ज्यादा दिमाग लगाएंगे ही नहीं, हमें पता है सेम ऑक्सीडेशन स्टेट में बन जाएगा. तो ये बनेगा H3BO3, बोरॉन +3 से +3 में ही रहेगा, +3 में क्योंकि पॉसिबल है. और नाइट्रोजन बनाएगा NH3. ठीक है, और साथ में H2 निकलेगा क्योंकि वाटर हाइड्रोजन का एवरेज ऑक्सीडेशन स्टेट 0 है. तो ये रिएक्शन तो क्लियर हो जानी चाहिए सबको. एवरीबॉडी इज दैट क्लियर? एवरीबॉडी ये समझ में आ रहा है हाइड्रोलाइज क्यों करेगा? बिकॉज ये पोलर है, राइट? तो डिफरेंस इन प्रॉपर्टीज में अनलाइक बेंजीन इट हाइड्रोलाइजेस इन वाटर. ये पानी में हाइड्रोलाइज हो जाता है, नॉर्मल बेंजीन नहीं होता. इज दैट क्लियर? एवरीबॉडी इज दैट क्लियर? तो ये लिख लीजिए और आप लोग बताइए क्या क्या हो सकता है. व्हाट कुड बी द अदर रिएक्शंस? आई वांट आंसर्स नाउ. व्हाट कुड बी द अदर रिएक्शंस टेकिंग प्लेस? यहाँ पे और क्या क्या रिएक्शंस हो सकते हैं? एवरीबॉडी टेल मी. हाइलाइट्स रिएक्शन. तो अच्छा ये बताओ, बेंजीन इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन देता है, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन देता है, तो ये देगा क्या? एवरीबॉडी ये देगा क्या रिएक्शंस उस तरह के? राइट इट डाउन. ये तो रिएक्शंस नहीं देगा ना. ओके, सो कैन आई राइट अनलाइक बेंजीन के अपोजिट इट डज नॉट गिव इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन, मतलब सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस तो बिल्कुल भी नहीं देगा. ओके, ओके, सुजल इज आस्किंग व्हाई नॉट. एवरीबॉडी क्या आंसर लगता है तुम्हें? व्हाई नॉट, क्यों नहीं? बताओ, सोचो. एवरीबॉडी व्हाई डू यू थिंक इट विल नॉट गिव इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, या सॉरी इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन? हाँ, बताओ क्या रीजन हो सकता है? व्हाट डू यू थिंक विल बी द रीजन? अरे पहले देखो तो यहाँ पे सिमेट्रिकल है ही नहीं, ऐसा कोई एटम है जिसको सपोर्ट करेगा जैसे इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन में है? बताओ. इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन में सारे बॉन्ड्स एक जैसे होते हैं, इसलिए रेजोनेंस हाइब्रिड हो जाता है उसमें, जैसे जो ट्रांजिशन स्टेट बनता है. यहाँ पे वैसा पॉसिबिलिटी नहीं है, यहाँ पे बॉन्ड्स पोलर हैं. इज दैट क्लियर?
तो ये रिएक्शंस में एक्चुअली में देखोगे तो बिल्कुल वैसा रिएक्शंस नहीं देता जो बेंजीन देता है, इसके रिएक्शंस कंप्लीटली डिफरेंट है। ठीक है, स्ट्रक्चर में ही सिर्फ मैच करता है ये, और किसी चीज में मैच नहीं करता। इज दैट क्लियर? इसकी सिर्फ स्ट्रक्चर ही सेम है और कुछ भी सेम नहीं है। डन? ओके। अच्छा, इनऑर्गेनिक ग्रेफाइट नाम सुना है? एवरीबॉडी, इनऑर्गेनिक ग्रेफाइट नाम सुना है? इनऑर्गेनिक ग्रेफाइट, नहीं नाम सुना है? ओके। बोरॉन, बोरॉन नाइट्राइड है ये, इट इज बोरॉन नाइट्राइड। अच्छा, ग्रेफाइट का स्ट्रक्चर तो पता है ना? देखो ग्रेफाइट, आई होप आपको पता होगा। ग्रेफाइट वैसे हम कार्बन में पढ़ लेंगे, कार्बन फैमिली में। तो ग्रेफाइट हैज अ लेयर्ड स्ट्रक्चर, ग्रेफाइट हैज अ लेयर्ड स्ट्रक्चर, इफ यू रिमेंबर। ग्रेफाइट की एक अपनी लेयर्ड स्ट्रक्चर होती है जिसमें, आई विल टेल यू, दिस इज समथिंग लाइक दिस, फाइन। तो कुछ इस तरह की होती है उसमें स्ट्रक्चर। अब ये जैसे दिस इज लेयर वन, वाई डज नॉट इफ गिव एडिशन? अच्छा, एडिशन देने देने के लिए क्या होना चाहिए बताओ एवरीबॉडी, एडिशन रिएक्शन देने के लिए क्या होना चाहिए? इज देयर एनी कंडीशन फॉर गिविंग न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन? देखो, बेंजीन में तुम देखोगे तो हाइड्रोजन है, यहाँ पे नाइट्रोजन है, और न्यूक्लियोफिलिक एडिशन नाइट्रोजन पे नहीं हो सकता है, बिकॉज ऑलरेडी इट इज, ऐसा मान के चल सकते हो कि नाइट्रोजन, देखो न्यूक्लियोफिलिक एडिशन की तुम बात करोगे तो न्यूक्लियोफिल तो वहां पे ऐड होगा ना जहां पे पॉजिटिव चार्ज है, और वो बोरॉन है। तो बोरॉन ऑलरेडी, जैसे उसके पास जो पाई बॉन्ड है, ऑब्वियसली उसके ऊपर नेगेटिव चार्ज है और वो स्टेबलाइज्ड है फर्दर। एडिशन रिएक्शन के लिए जो नॉर्मल कंडीशन ये होती है ना, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन की बात नहीं कर रहे हैं, बेसिकली कंपाउंड पोलर नहीं होना, उसके ऊपर चार्जेस नहीं आने चाहिए। यहाँ तो एक तरह से कोऑर्डिनेट बॉन्डेड है, नहीं प्रॉपर पाई बॉन्ड नहीं है जिसपे अटैक होगा, बहुत सारी चीजें हैं। ठीक है, प्रॉपर पाई बॉन्ड पे अटैक होता है एंड दोनों की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस भी नहीं होती। रेजोनेंस तो है, ऑब्वियसली रेजोनेंस है। आगे बढ़ सकते हैं एवरीबॉडी? तो ये ग्रेफाइट है, दिस इज लेयर वन, दिस इज लेयर टू। अच्छा, ये जो लेयर्स होते हैं, आर दे एरोमेटिक? एवरीबॉडी, आर दे एरोमेटिक? ये जो लेयर्स होते हैं, दे आर एरोमेटिक, पता है नहीं बात? द लेयर्स आर एरोमेटिक। अब होता क्या है, जैसे तुम इलेक्ट्रिसिटी दोगे, इलेक्ट्रिसिटी, तो ये लेयर्स जो एरोमेटिक हैं, ये पाई बॉन्ड्स डीलोकलाइज हो जाते हैं एक पर्टिकुलर लेयर में। जैसे इधर से इधर कंडक्ट होगा या फिर इधर से इधर कंडक्ट होगा, इधर से ऊपर से नीचे नहीं जाएगा, राइट? ऊपर से नीचे नहीं जाएगा, इधर लेफ्ट टू राइट जा सकता है। जैसे तुम इलेक्ट्रिसिटी लगाओगे तो ये पाई बॉन्ड जो है, दे गेट डीलोकलाइज्ड, एंड दैट इज हाउ दे कंडक्ट। इज दैट क्लियर? एवरीबॉडी, इज दैट क्लियर और नॉट? प्लीज रिस्पॉन्ड इन द चैट बॉक्स। ओके, सो दिस इज अबाउट ग्रेफाइट। तो अब इनऑर्गेनिक बेंजीन जब हम बोल रहे हैं, तो इनऑर्गेनिक बेंजीन भी तो कुछ इस तरह का स्ट्रक्चर रखता होगा ना। दिस इज नॉर्मल ग्रेफाइट, जिसको बोल सकते हो ऑर्गेनिक ग्रेफाइट है ये। अब बात करते हैं इनऑर्गेनिक ग्रेफाइट की, ये लिखना है एवरीबॉडी? ठीक है, फिर ग्रेफाइट लिख लो। ऊपर स्क्रॉल करूं, राइट डाउन।
only one layer called graphite. नो नो, only one layer नहीं है, ये लिख लिया। लेयर्स इसमें बहुत सारे होते हैं। अच्छा, मैं इनऑर्गेनिक ग्रेफाइट की तुम्हें फोटो ही दिखा देता हूँ, कैन यू जस्ट वेट? ठीक है, just a minute, I'll show you the image of inorganic graphite. थोड़ा सा रुक जाओ, है ना। I'll open it on Google. ग्रेफाइट, एक लेयर को ग्रेफाइन बोलते हैं। ग्रेफाइन, ग्रेफाइन आपके कोर्स में नहीं है इस तरह की चीजें। पहले ग्रेफाइट तो क्लियर करो। एंड दैट इज ग्राफीन। दैट इज नॉट ग्राफा, दैट इज ग्राफीन। वो तो अलग चीज है। तुम किसकी बात कर रहे हो? ग्राफीन यदि तुम पूछ रहे हो तो अलग चीज है। ओके फाइन, जस्ट अ मिनट। हनी कॉम टाइप, बट दैट इज नॉट इन सिलेबस, वो तो अलग चीज है। देखो बेसिकली ग्रेफाइट की बात कर लेते हैं, जैसे हम लोग ग्रेफाइट की बात कर रहे हैं, तो ग्रेफाइट में क्या होता है, बेसिकली दो लेयर्स होते हैं, ठीक है ना। लेयर 1, लेयर 2, और यहाँ पे रिंग्स एरोमेटिक होते हैं। तो जैसे ही इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई करोगे, यहाँ पे डीलोकलाइज हो जाएगा। तो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्शन सेम लेयर में होता है। लेयर 1 और लेयर 2 के बीच में कोई इलेक्ट्रिसिटी कंडक्शन नहीं होगा, और इसके कारण हम इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी इसको एक्सप्लेन करते हैं। राइट, इज दैट क्लियर? तो बोरॉन नाइट्राइड एक बार हम लोग लिख लेते हैं। तो अब सी होता क्या है, ये जो बोराजीन ही है, बोराजीन ऑन फर्दर, ये जो बोराजीन है, दिस इज ऑन फर्दर हीटिंग, आई विल शो यू इन इमेज, डोंट वरी। ये फर्दर हीटिंग बना देता है Bn होल X, जिसको बोलते हैं इनऑर्गेनिक ग्रेफाइट। इनऑर्गेनिक ग्रेफाइट विच इज एक्चुअली अ पॉलीमर जस्ट लाइक ग्रेफाइट, ठीक है, विच इज ओनली अ पॉलीमर जस्ट लाइक ग्रेफाइट। क्या डाउट है? कोई डाउट है विलाशो? कैन यू हियर यू एवरीबॉडी, एम आई ऑडिबल? एवरीबॉडी, एम आई ऑडिबल? बीच में आवाज रुक गई थी क्या? ठीक था ना? ओके, सो देन देयर माइट बी कनेक्शन, ओके, लैग हो सकता है, प्रोबेबल है। सी फिजिकल प्रॉपर्टीज की बात करें, फिजिकल प्रॉपर्टीज की, तो फिजिकल प्रॉपर्टी ये है कि इट इज अ स्लिपरी, इट इज अ स्लिपरी सॉलिड जस्ट लाइक ग्रेफाइट। ये ग्रेफाइट जैसा ही होता है, तो फिजिकल प्रॉपर्टी तो एक जैसा ही है, एंड इट इज कॉल्ड इनऑर्गेनिक ग्रेफाइट। नाउ लेट मी जस्ट शो यू द इमेज। Just a minute, I'm just googling it. Okay, can you see the screen now? Everybody, can you see the screen now? Everybody, please respond in the chat box. Can you see the screen now? Okay. तो अब देखिए, ये है आपका सेक्शन जिसमें यू कैन सी दी हेक्सागोनल रिंग्स, और उसी के पॉलीमर्स हैं। और यदि आप देखोगे तो ये बिल्कुल ग्रेफाइट जैसा है, जैसे ग्रेफाइट में होता है वैसे ही इसमें है।
इस तरह के प्लेन्स होते हैं, जैसे ये प्लेन और ये प्लेन, these planes are connected by van der Waals forces. So this is also called, this is exactly similar to graphite. जैसे graphite होता है वैसे ही ये भी है. So this is called inorganic graphite. Exactly same structure है. ये भी slippery होता है, ठीक है, जैसे graphite होता है, but graphite में पानी डालोगे कुछ नहीं होगा, ये तुरंत हाइड्रोलाइज हो जाएगा, ठीक है एवरीबॉडी. तो रिएक्शन सेम नहीं है, फिजिकल प्रॉपर्टीज और स्ट्रक्चर सेम है. इज दैट क्लियर एवरीवन? Everybody, can I move to the page now? Okay, fine. So देखो ये बेसिक तरीका क्या है. This is also called boron nitride. It is also called, इसको हम बोलते हैं बोरॉन नाइट्राइड. BN(X), ठीक है. Its physical properties are similar to graphite, but its chemical properties are not similar. Chemical properties are dissimilar. Fine, write it down. Written everyone? Okay, can we proceed now? देखो अभी जो हमने बोरॉन के फैमिली में पढ़ा, इसमें सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, आई विल टेल यू. इसमें सबसे इंपॉर्टेंट याद रखना आपको है बोरैक्स और रिएक्शंस ऑफ बोरेन और ऑर्थोबोरिक एसिड. ये तीन चीज सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बोरैक्स, बोरेन और ऑर्थोबोरिक एसिड. 90% क्वेश्चन इसी से आते हैं. ऑल्दो देयर आर अदर थिंग्स एज वेल, बट 90% क्वेश्चन इन्हीं टॉपिक पे आते हैं. तो जो हमने अभी पढ़ा है ना, वो काफी इंपॉर्टेंट है आपके लिए, ठीक है. और बोरॉन, अभी कैन आई स्क्रॉल डाउन एवरीवन? ओके. Those three important topics are, वो तीन इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं, बोरैक्स, ऑर्थोबोरिक एसिड एंड बोरेन. ऑब्वियसली उनके उनके रिएक्शंस भी हैं यहाँ पर हमारे पास काफी इंपॉर्टेंट. डन एवरीवन? डाइबोरेन भी है ऑब्वियसली. ओके, अभी सी देयर आर टू मोर कंपाउंड्स व्हिच आर रिलेटिवली इंपॉर्टेंट. एंड व्हाट आर दोज? वो है AlCl3, ठीक है ना, AlCl3. तो उनको भी एक बार देख लेते हैं, जैसे कि AlCl3. देखो AlCl3 की हमने बात करी है. AlCl3 इज ऑल्सो एन इंपॉर्टेंट कंपाउंड जिसको हमें पढ़ना पड़ेगा, बट देखो ये उतना इंपॉर्टेंट नहीं है. AlCl3 लिविस एसिड की तरह यूज होता है. प्रॉपर्टीज की बात करें तो प्रॉपर्टीज में देखो सबसे पहले क्या है, इट इज डेलिक्विसेंट. अच्छा, डेलिक्विसेंट समझते हो? व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन डेलिक्विसेंट एंड एफ्लोरेसेंस? इट इज डेलिक्विसेंट एंड फ्यूम्स इन एयर. ये तो हम बात कर ही चुके हैं ना, इसके फ्यूम्स बनते हैं HCl के कारण, राइट. डेलिक्विसेंट का मतलब क्या होता है? वाटर एब्जॉर्ब करना. और एफ्लोरेसेंस का मतलब क्या है? एवरीबॉडी, मान लो तुम्हारे पास MSO4.XH2O है और ये दो रिवर्सिबल रिएक्शन हैं. तो डेलिक्विसेंट मतलब वाटर का फ्लो होना. तो ये क्या है? सॉरी, एफ्लोरेसेंस. तो ये एफ्लोरेसेंस है और ये डेलिक्विसेंट है. इज दैट क्लियर? ये आप लोगों को पता है या नहीं पता? ये स्कूल में पढ़ा होगा,
स्कूल में भी कई बार बता देते हैं। एफ्लोरेसेंस मतलब वाटर फ्लो हो रहा है और डेलिक्विसेंट मतलब एब्जॉर्ब कर रहा है, उस हिसाब से तुम याद कर सकते हो। ठीक है एवरीबॉडी, कोई दिक्कत तो नहीं है इसमें? डेलिक्विसेंट इज ऑल्सो कॉल्ड हाइग्रोस्कोपिक, जो पानी एब्जॉर्ब करे। इज दैट क्लियर? ओके, तो ये डेलिक्विसेंट है, इट फ्यूम्स इन एयर। सबसे बड़ी चीज, दूसरी चीज, इट सब्लाइम्स एट 180 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, ये एक बात याद रखना है कि ये 180 डिग्री पे सबलाइम कर जाता है। AlCl3 जो है सब्लिमेशन हो जाता है। देखो ये एक फिजिकल प्रॉपर्टी है और फिजिकल प्रॉपर्टीज हमें याद करने पड़ते हैं, राइट? इज दैट क्लियर? तो ये आपको बिल्कुल याद रखना है, ये 180 डिग्री पे सबलाइम कर जाता है। एंड दिस इज क्या है, इट एग्जिस्ट्स एज अ डाइमर इन नॉन पोलर सॉल्वेंट्स। ये नॉन पोलर सॉल्वेंट्स में डाइमर की तरह एग्जिस्ट करता है। हाँ, सॉलिड टू गैस, करेक्ट। लाइक तुम बोल सकते हो ईथर, बेंजीन एक्सेट्रा, ड्यू टू 3C4E बॉन्ड। बाकी स्ट्रक्चर तो आपको पता ही है। तो ये AlCl3 की कुछ बातें जो आपको याद होगी। डेलिक्विसेंट वाटर एब्जॉर्ब करेगा, ठीक है, सबलाइम करता है 180 डिग्री पे, इंपॉर्टेंट है, और डाइमर के फॉर्म में रहता है इन नॉन पोलर सॉल्वेंट्स में ड्यू टू स्टेबल 3C4E बॉन्ड फॉर्मेशन। इसमें कोई दिक्कत नहीं है एवरीबॉडी? कैन आई मूव अहेड नाउ? ओके, अभी देखो ये उतना इंपॉर्टेंट फिर भी नहीं है, बट हाँ रिलेटिवली इंपॉर्टेंट है। बोरॉन इतना नहीं, बट इस पे क्वेश्चंस कम ही आते हैं। कैन आई मूव? ओके, एलम जानते हो? एलम, एलम भी एक कैटेगरी है जो कि एलम जैसे तुम्हारे पास कुछ इस तरह का है, M2SO4, ठीक है, या फिर M-2SO4 होल थ्राइस डॉट 24H2O। ये एलम का जनरल फॉर्मूला है, ठीक है, जिसमें M क्या होगा? डबल सॉल्ट याद है एवरीबॉडी? हमने डबल सॉल्ट पढ़ा था, याद है? ला लिखना है, राइट डाउन। डबल सॉल्ट याद है? उसमें क्या होता था, दो तरह के आयंस होते थे, एक की पोलराइजिंग पावर ज्यादा होती थी और एक की कम होती थी, राइट? तो ज्यादा वाला ये सोच के खींचता था कम वाले को। हाँ, सल क्रिस्टल कूल करोगे तो ऑब्वियसली वो मिल जाएगा तुम्हें। Al3+ हो सकता है, Cr3+ हो सकता है, Fe3+ हो सकता है, Mn3+ हो सकता है, इस तरह से। तो अब देखो इसको क्या बोलेंगे, K2SO4 डॉट Al2SO4 होल 3 डॉट 24H2। इसको हम क्या बोलते हैं? इसको दिस इज कॉल्ड पोटैश एलम। इसको हम बोलते हैं पोटैश एलम, राइट? एवरीबॉडी, इज दैट क्लियर? इसको हम क्या बोलेंगे? दिस इज कॉल्ड क्रोम एलम, क्रोमियम का, ठीक है। लाइकवाइज यदि यहाँ पे अमोनियम रहता है, दिस इज लेट्स से दिस इज NH4 होल ट्वाइस, so this is called ammonium alum, ठीक है। तो ये तो आसान बात है। इज दैट मतलब एक कटायन जिसकी पोलराइजिंग पावर ज्यादा है, वो अपने अनायंस के साथ साथ क्रिस्टलाइज जब करोगे, जैसे डबल, जैसे समुद्र में मैंने बताया था ना, दो तीन तरह के सॉल्ट्स होते हैं, तो क्रिस्टलाइज करोगे तो कॉमन आयन सब कुछ खींचते हैं। जैसे मान लो तुम्हारे पास एल्यूमिनियम है तो SO4 2- सारे खींचेगा,
चाहे वो खुद के खींचे या बगल वाले के खींच ले। तो इससे क्या होता है, एक की पोलराइजिंग पावर ज्यादा होती है, दूसरे की कम होती है, तो दोनों फ्यूज हो जाते हैं। इसको डबल सॉल्ट बोलते हैं, ठीक है। और ये मैंने आपको बताया होगा कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स में डबल सॉल्ट और कॉम्प्लेक्स के बीच का डिफरेंस। और सरफेस केमिस्ट्री में बताया था कि एडसॉर्प्शन भी कॉमन आयन का ही होता है, ठीक है, जब पॉजिटिव और नेगेटिवली चार्ज कोलवाइड्स बताया था। तो अब यहाँ पे हम एलम की बात करें तो एलम जो है, जैसे इसमें भी वैसा ही है, एलम एक जनरल नाम है। एलम कोगुलेंट की तरह यूज करते हैं, सबसे पहले जो आपने पढ़ा था, ठीक है, प्यूरिफिकेशन ऑफ वाटर के लिए यूज करते हैं, ठीक है। तो ये सारे इसके यूजेस हैं। क्रोम एलम में एम क्या है, सी आर है, एम इज के एंड एम डैश इज सी आर। इज दैट क्लियर? देखो ये उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, क्रोम एलम पोटैश एलम, बेसिकली जो तीन चीजें मैंने बताई ना वो तो आपको पढ़नी ही है। एक तो बोरैक्स और दूसरा डाइबोरेन और ऑर्थोबोरिक एसिड, ठीक है। AlCl3 भी पढ़ सकते हो, ठीक है, AlCl3 डाइमर ही बनाता है, खैर वो उतना इंपॉर्टेंट नहीं, बट वो तीन चीजें आप छोड़ सकते ही नहीं हो। कैन वी, सो दिस इज, अच्छा एक चीज बताओ, देर इज अ टॉपिक लाइक एक्सट्रैक्शन ऑफ बोरोन। देखो उस पर कोई खास क्वेश्चन आए नहीं आज तक, पढ़ना है तुम्हें, बोरॉन को एक्सट्रैक्ट कैसे करते हैं। सुजल वाज आस्किंग इट कि उसको डिटेल में पढ़ना है, बट रिएक्शन ही है, उसको याद करने का है, ठीक है। ये लिख लो, मैं ओवरव्यू दे देता हूँ। रिटन एवरीवन? एनसीईआरटी में नहीं है वो, और मेंस में तो नहीं है, और एडवांस में अभी तो पिछले 10 साल से नहीं आया वो। बुकलेट में देख लो है या नहीं। ओके देखो, एक्सट्रैक्शन ऑफ बोरॉन की बात करें कि बोरॉन निकालेंगे कैसे, एनसीईआरटी के बाहर की चीजें पैराग्राफ में ही नहीं आएंगे क्या? नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। एडवांस हैज नथिंग टू डू विद एनसीईआरटी, मेंस हैज। मेन सोचता है एनसीईआरटी के बारे में, एडवांस में ऐसा कुछ नहीं है, उनकी मर्जी है, कहां से पूछेंगे उनके ऊपर डिपेंड करता है, ठीक है। तो देखो सबसे पहला तरीका तो ये है कि बोरॉन, जो बोरॉन है इज अ रेयर एलिमेंट। पहली चीज तो ये है कि एक रेयर एलिमेंट है बोरॉन, और बोरॉन को ज्यादा निकालते भी नहीं, ठीक है। और ये बाई मास देखोगे तो 0.001% होता है बाई मास इन अर्थ क्रस्ट। अर्थ के क्रस्ट में बहुत कम मिलता है। मोस्ट अबंडेंट एलिमेंट होता है ऑक्सीजन, एल्यूमिनियम, मेटल्स के केस में एल्यूमिनियम, ठीक है। तो अब एलिमेंटेड देखो, इसको बनाते कैसे हैं, हाईली इलेक्ट्रोपॉजिटिव मेटल्स को रिड्यूस कर देते हैं। तो अब इसको जनरल तरीका ये है कि BX3 को आप रिड्यूस कर दो, किससे, लेट से पोटेशियम से, तो ये बन जाएगा B+KX। ये तो एक जनरल रिएक्शन होगी। इज दैट क्लियर एवरीबॉडी? रिएक्शन तो यही है ना, रिडक्शन करोगे और क्या, बोरॉन मिल जाएगा तुम्हें। जनरल रिएक्शन तो यही है। इज दैट क्लियर? या फिर तुम B2O3 लो और इसको करा दो रिड्यूस, तो तुम्हें B मिल जाएगा और तुम्हें K2O मिल जाएगा। तो रिएक्शन यही है, इससे ज्यादा कुछ नहीं। अब बात यह है कि नेचुरली जब तुम पढ़ते हो तो बोरैक्स के जो ओर्स होते हैं ना, उनसे रिड्यूस करते हैं। इज दैट क्लियर? तो अब देखो, अब कमर्शियली करना है, कमर्शियली तुम्हें बोरॉन चाहिए, तो कमर्शियल मेथड में क्या होगा, बोरैक्स जानते हो एवरीबॉडी, बोरैक्स जानते हो ना, बोरैक्स मिलता है, हमने पढ़ा था ना बोना और बोका। तो कोलेमेनाइट और बोरैक्स ही दो नेचुरली अकरिंग ओर्स होते हैं बोरॉन के। इज दैट क्लियर? तो बोरैक्स को हाइड्रोलाइज करोगे तो तुम्हें क्या मिलेगा, बोरैक्स को हाइड्रोलाइज कर दो HCl डाल करके, तो क्या होगा, तुम्हें डायरेक्टली BOH होल थ्राइस मिलेगा। फिर इसको हीट करते जाओ और उसके बाद बोरिक एनहाइड्राइड मिलेगा। फिर तुम पोटेशियम के साथ या फिर कोई भी ऐसा मेटल यूज कर लो, तो तुम्हें K2O प्लस इस तरह से बोरॉन मिल जाएगा। तो ये रिएक्शन वैसा कोई खास नहीं है, याद तो हो ही जाएगा तुम्हें, ठीक है ना।
देखो रिएक्शंस रटने का ज्यादा टेंशन तो नहीं लग रहा होगा, मुझे नहीं लगता कि जैसे तुमने पी ब्लॉक ग्रुप 13 पढ़ा, रिएक्शन रटने का बहुत ज्यादा स्ट्रेस तो नहीं है ना, ज्यादातर रिएक्शंस ठीक ठाक है, याद करने लायक है, लॉजिकल है। हाँ फिजिकल प्रॉपर्टीज आपको याद करनी पड़ेगी। इज दैट क्लियर? फिजिकल प्रॉपर्टी तो याद करनी पड़ती है, उसके लिए तो कुछ नहीं हो सकता। बट हाँ रिएक्शंस तो आपको नॉर्मल है, वो याद करने की कोई खास आवश्यकता नहीं है यहाँ पे। सो दिस कवर्स ग्रुप 13। इज दैट क्लियर एवरीबॉडी? किसी को डाउट है? आगे बढ़ सकते हैं एवरीबॉडी? किसी को डाउट है? आगे बढ़ सकते हैं। एक्सट्रैक्शन इंपॉर्टेंट नहीं है कोई खास, अब तक आया नहीं है, बट इसमें ऐसा कुछ है ही नहीं कि बहुत ज्यादा तुम्हें डिफिकल्ट लगेगा। तुम सीधा रिडक्शन करवा दो, सबसे आसान तरीका यही है, कोई स्ट्रॉन्ग मेटल के साथ, कोई इलेक्ट्रोपॉजिटिव मेटल के साथ रिडक्शन करवा दो। मैंने पोटेशियम लिखा है, यू कैन चूज एनी अदर मेटल, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, कुछ भी यूज कर सकते हो। ठीक है, ओके। अब देखना चाहोगे कि अब तक कैसे क्वेश्चंस आए हैं इसके ऊपर। मॉड्यूल के, एक्चुअली आई डोंट हैव द मॉड्यूल, आई विल गिव यू स्ट्रेट अवे प्रीवियस ईयर पेपर्स, विल दैट बी ओके? प्रीवियस ईयर पेपर से जो क्वेश्चंस आए हैं वो ज्यादा रिलेवेंट होंगे, बिकॉज एक्चुअली मॉड्यूल में बहुत सारी चीजें आपको ऐसी मिलेंगी ना बिल्कुल रटनी पड़ जाएंगी, तो वो ऐसे क्वेश्चंस मॉड्यूल में तो मिलेंगे ही, तो दैट विल बी लिटिल लेस रिलेवेंट। सो आई विल सजेस्ट कि, ठीक है, हम पिछले साल के क्वेश्चंस कर सकते हैं। यूजेस ऑफ बोरैक्स, देखो यूजेस ऑफ बोरैक्स एनसीईआरटी ने दिया होगा, बट उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, जैसे पाउडर वगैरह बनाते हैं, बहुत सारे यूजेस हैं, पढ़ लेना एक बार, रीडिंग डाल लेना, यूजेस पे नहीं आते कोई खास क्वेश्चन। कैन आई लेट से स्टार्ट विद द क्वेश्चन? मैं 3-4 क्वेश्चंस बताऊंगा, आप देखो आंसर आ रहा है या नहीं। लाइक दिस इज अ जेई क्वेश्चन, दिस इज अ ओल्ड वन, लाइक 1998 का क्वेश्चन है, आसान सा क्वेश्चन है। व्हाट इज हाइब्रिडाइजेशन ऑफ बोरॉन एंड ऑक्सीजन? व्हाट इज हाइब्रिडाइजेशन ऑफ बोरॉन एंड ऑक्सीजन इन H3BO3? अब देखो इसके लिए तुम्हें ऑप्शन चाहिए क्या? एवरीबॉडी, डू यू नीड ऑप्शंस? sp2 एंड, ये तो सबको समझ में आ रहा है ना? sp2 एंड sp3, अच्छा एक बात बताओ, ये BOH है, ये BOH है, इस तरह का कुछ है, बैक बॉन्डिंग हो रहा है ना, तो दोनों में तो sp2 ही sp3 रहेगा ना। कुछ किस तरह से, देखो ये तो पक्का sp2 है, इसमें कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, यहाँ पे इसके बैक बॉन्डिंग हो रही है, तो इसकी हाइब्रिडाइजेशन sp2 एंड sp3 के बीच में हो सकती है, इन बिटवीन हम बोल सकते हैं sp2 एंड sp3। ऑप्शंस आपको इस तरह से भी दिया जा सकता है, या फिर आप sp2 बताइए। ऑक्सीजन के केस में इन बिटवीन sp2 एंड sp3 हो सकता है, क्योंकि हो सकता है पार्शियल बैक बॉन्डिंग, तीनों थोड़ी एक साथ कर रहे हैं, तो इन बिटवीन sp2 एंड sp3 हो सकता है, क्योंकि ये तीनों के साथ बैक बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट कर रहा है, राइट? तो या तो ऐसे आप लिख दो कि इन बिटवीन sp2 एंड sp3, या फिर सीधा sp2 ही लिखो, बट बोरॉन का तो sp2 ही है, ये बैक बॉन्डिंग करेगा तो पाई बॉन्ड है, राइट? एंड पाई बॉन्ड एक्चुअली यू नो इट इज नॉट हाइब्रिडाइज्ड। ओके डन, कैन आई स्क्रॉल डाउन? इस क्वेश्चन के ऑप्शन में वाला ऑप्शन था, कौन सा वाला?
नहीं मतलब इस क्वेश्चन जेई के पेपर में तो नहीं दिया था ये वाला ऑप्शन sp2 एंड sp3 के बीच में, बट इट कैन आस्क। ठीक है, जेई के ऑप्शंस में यही था sp2 sp3 sp3 sp3, दोनों sp2 मार सकते थे। ठीक है, ठीक है, मतलब दोनों sp2 सॉरी, हाँ। बट यदि ऐसे ऑप्शंस देता है तो आपको इन बिटवीन sp2 एंड sp3 मार्क करना होगा। कैन आई स्क्रॉल डाउन एवरीवन? ओके, ठीक है, ठीक है। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट पॉसिबल, विच ऑफ द फॉलोइंग आयंस इज नॉट पॉसिबल, विच ऑफ द फॉलोइंग आयंस इज नॉट पॉसिबल, ये नहीं बन सकता। नहीं, इट हैज अ सिंगल आंसर, सिंगल करेक्ट है। दिस इज BF6 3 माइनस, दिस इज BH4 माइनस। ये तो बहुत इजी है, यू कैन इजीली आंसर। बताओ ए, इसमें किसी को डाउट है? ओके, नेक्स्ट एक क्वेश्चन है BOH3 plus NaOH, it is giving you NaB and further heating किया जा रहा है। ठीक है, दिस इज एक्वा सोल्यूशन, ये दोनों पानी में किए जा रहे हैं, अपॉन प्लस हीटिंग किया जा रहा है। इट इज गिविंग यू NaBO2 plus H2। ठीक है, NaBO2 plus H2। तो पूछ रहा है कि द रिएक्शन जस्ट अ मिनट कैन बी shifted to forward direction, can be shifted to forward direction by, कैसे कैसे इस रिएक्शन को हम फॉरवर्ड डायरेक्शन में शिफ्ट करा सकते हैं। ठीक है, ऑप्शन है बाय एडिशन ऑफ लेट्स से Na2HPO4। ऑप्शन बी है एडिशन ऑफ, देखो ये केस हमने किया है सिस 1,2 डाइऑल, एडिशन ऑफ ट्रांस 1,2 डाइऑल, और ऑप्शन सी है एडिशन ऑफ लेट्स से ऑप्शन डी है और लेट्स से एडिशन ऑफ वाटर, या फिर एडिशन ऑफ बेंजीन लिख लो। चलो, क्या होगा आंसर इसका? इसका आंसर तो बी होगा, राइट? हाँ, ये जेई में आया हुआ क्वेश्चन है, जेई में आया हुआ। ऊपर स्क्रॉल करूं, राइट डाउन। डन एवरीवन? नमन डन? ऐसे क्वेश्चंस को चेक कैसे करते हैं? अथर्व, तुम्हें क्या दिक्कत आ रही है? ये रिएक्शन याद है तुम्हें? इसको हीट करोगे तो बीट NaBO2 बनेगा ना। अथर्व, तुम्हें याद आ रही बात? BOH3 है ना, तो इसको हीट किया इसलिए NaBO2 बन गया। तो ये कॉम्प्लेक्स ज्यादा स्टेबल हो जाएगा, हमने पढ़ा था ना सिस 1,2 डायल डालने से ज्यादा स्टेबल हो सकता है। स्क्रॉल डाउन एवरीबॉडी, एवरीबॉडी इज दैट क्लियर? तो देखो, मतलब इनऑर्गेनिक में जो आप नोट्स में लिखते हो ना, उसी से क्वेश्चन आते हैं, ये तो क्लियर बात है। जो आप लिख रहे हो नोट्स में, क्वेश्चन उसी से आएगा, ये बड़ी अच्छी बात है। यदि आप पढ़ते तो आपके स्कोर आएंगे ही। अच्छा, एक बात बताओ, ये क्वेश्चन थोड़ा सा मेमोरी बेस्ड है। बोरैक्स इज प्रिपेयर्ड बाय हीटिंग, borax is prepared by heating
कोलेमेनाइट विथ ऑप्शन है ए NaCl, ऑप्शन बी NaHCO3, ऑप्शन सी Na2CO3 and option D NaCl. Let's say NaNO3. तुम्हें क्या लगता है? अब देखो ये तुम्हें लगेगा कि भाई ये तो बताया नहीं आपने, ठीक है शिवम, प्लीज वेट। तुम ये सोचोगे कि ये तो सर आपने रिएक्शन कराया ही नहीं है, बट ये डायरेक्टली सोचो कि ऐसा कुछ नहीं है, मैंने तो करा दिया है। मैं बोलूंगा NaOH तो ऑप्शन में नहीं है अभिलाषा। अच्छा एक बात बताओ, जब तुम बोरैक्स को बनाओगे तो होगा क्या? शुड आई आंसर और यूड लाइक टू ट्राई? शुड आई आंसर? क्या होना चाहिए वो बता दूं? Okay, Atharv, that answer is fine. Okay, answer is C. Very good. Actually, जरा समझने की कोशिश करो कि कोलेमेनाइट होता क्या है। कोलेमेनाइट इज, एवरीबॉडी कोलेमेनाइट का फॉर्मूला बताइए, क्या होता है फॉर्मूला? इट इज, याद है ना, बोका हमने बोला था 26 से 11, राइट? सो दिस इज, और उसको इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी के सीक्वेंस में लिखते हैं, तो इट इज Ca2B, बोका, याद है ना? अब देखो इसमें क्या करोगे, यदि तुम NaCl डालोगे, ठीक है, तो तुम NaCl डालोगे तो तुम्हें ऑर्थोबोरिक एसिड तो मिल जाएगा Na2B2 Na2B4O7, ठीक है, हीट भी कर रहे हो तुम, रीअरेंज हो सकता है, बट साथ में तुम्हें मिलेगा CaCl2, ये घुलता है पानी में, ये पानी में घुल जाएगा। नॉर्मली रिएक्शंस वाटर में ही होगी ऑब्वियसली, तभी तो डिस्प्लेसमेंट पॉसिबल होगा, तो ये सॉल्युबल होता है, तो तुम एक्सट्रैक्ट नहीं कर पाओगे, ठीक है ना, इसको बोरैक्स को। NaHCO3 जो है ना, NaHCO3 सॉल्वेज, ऐसा NaHCO3 पानी में घुलता है, एवरीबॉडी बताओ, आपने पढ़ा था ना, NaCl3 S ब्लॉक में पढ़ा है, बताओ ये पानी में घुलता है या नहीं घुलता? ये पानी में घुलता ही नहीं है, तो ये ऑलरेडी PPT की तरह नीचे चल जाएगा, तो ये जो सोच रहे हैं वो तो रिएक्शन होगा ही नहीं, ऑलरेडी नीचे जम जाता है ये। तो अब ये देखो यहाँ पर रिमूवल डिफरेंट है, ये तो PPT है। यदि तुमने Ca2B6O11 को Na2CO3 से रिएक्ट करवाया एक्वा सोल्यूशन में, तो तुम्हें मिलेगा CaCO3 का व्हाइट PPT, ये मामले में खत्म हो जाएगा, ये साइड हो जाएगा, और तुम्हें बोरैक्स पानी में घुला हुआ मिलेगा, जिसको तुम आराम से सेपरेट कर सकते हो। तो तुम्हें क्या लगता है बेस्ट मेथड क्या है एवरीबॉडी? व्हाट डू यू थिंक इज द बेस्ट मेथड? इनफैक्ट NaNO3 भी रखोगे ना तो कैल्शियम नाइट्रेट पानी में घुल जाता है, और कैल्शियम कार्बोनेट का व्हाइट PPT होता है जो कि नीचे जाकर के जमा हो जाएगा। सो व्हाट डू यू थिंक इज द बेस्ट मेथड? ये समझ में आ रहा है? एवरीबॉडी इज दैट क्लियर? अरे हाँ ना, कुछ तो बोलो एवरीबॉडी, कैन हियर मी? आवाज आ रही है? तो अब देखो ये मुश्किल तो नहीं है, अब तुम बोलोगे कि सर ये तो रिएक्शन, तो सारे रिएक्शन तुम्हें रटने नहीं होंगे, कई जगह पे थोड़ा बहुत दिमाग लगता है, वो लगाओ थोड़ा सा यहाँ पे। डी वाला ऑप्शन, अरे कैल्शियम नाइट्रेट भी तो पानी में घुलेगा, यहाँ क्या बनेगा? यदि तुम NaNO3 डालते हो तो कैल्शियम नाइट्रेट भी घुल जाएगा पानी में, सॉल्युबल होता है। और देखो ये तो सबको पता है कि कैल्शियम कार्बोनेट का व्हाइट PPT होता है, ठीक है, ये सबको नहीं पता है क्या? कैल्शियम कार्बोनेट इज चॉक, एवरीबॉडी इज दैट क्लियर? कैल्शियम कार्बोनेट का व्हाइट प्रेसिपिटेट होता है, ये सबको पता ही है। तो ये तो क्वेश्चन ऐसा कुछ डिफिकल्ट नहीं बना ना। किसी को डाउट है, और कैन आई मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन? कैन आई मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन?
ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखो ये भी वैसा ही है। क्वेश्चन है जेई मेन का है, हीटिंग एन एक्वस सॉल्यूशन ऑफ AlCl3 टू ड्राइनेस, मतलब इसको सुखा दिया एकदम, विल गिव, क्या देगा? ठीक है, लेट अस सी दी ऑप्शंस। ऑप्शंस क्या क्या हैं? AlCO3, देखो ये तो सोचो हो सकता है क्या। फिर है Al2Cl6, ठीक है, Al2O3 और LOHCl2। अच्छा देखो, दिस इज सिंगल करेक्ट क्वेश्चन, एक ही आंसर सही है, ठीक है। दिस इज अ सिंगल करेक्ट क्वेश्चन इन विच देयर इज ओनली वन आंसर करेक्ट। ओके, दिस इज टू ड्राइनेस, दिस इज टू ड्राइनेस, मतलब सूखा दिया, तब तक हीट क्या किया जब तक ड्राई नहीं होता। एवरीबॉडी ये बताओ क्या होगा। कुछ लोग Al2Cl6 बता रहे हैं। आंसर कितने लोग का आया है? सी, सी इज द करेक्ट आंसर। देयर आर पीपल हैव आंसर्ड लाइक अभिलाषा, नमन। देखो बहुत आसान है, हाँ ठीक है, आई टोल्ड यू। अरे एक्वा सॉल्यूशन, जब तुम AlCl3 को पानी में डालोगे, अच्छा एक बात बताओ, एक बात बताओ, इसको तुम ईथर में डालोगे तो क्या होगा? देन इट विल गिव यू Al2Cl6। और यदि तुम पानी में डालोगे तो क्या होगा बताओ? इट विल गिव यू AlOH होल थ्राइस। इज दैट क्लियर और नॉट? हाइड्रोलाइज करेगा तुरंत पानी में। एवरीबॉडी इज दैट क्लियर? तो जो Al2Cl6 सोच रहे हैं वो तो बिल्कुल गलत सोच रहे हैं। AlCO3 बनेगा ही नहीं, क्योंकि ये +3 - 2 होता है, इसका तो काम ही खत्म हो गया। तो अब तुम्हारे पास ये दो ऑप्शंस पॉसिबल हैं। अब इसको हीट करने पे OH तो रहेगा नहीं, हीट नहीं किया होता तो ये रहता, राइट? ठीक है, यदि पूछा जाता कि हीट नहीं किया है तो इसमें जैसे ऐसा लिखा रहता, AlCl3 को पानी में डाला, कंपाउंड B बना, फिर हीट किया। तो अब B में बहुत सारे पॉसिबिलिटी हैं। AlOH2Cl हो सकता है, AlOHCl2 हो सकता है, या फिर AlOH होल थ्राइस हो सकता है। ये तीनों पॉसिबिलिटी हैं, बट ये हीट किया है तो ये तो नहीं होगा। बट ऑब्वियसली तो यही बचा ना आंसर, इसको फर्दर हीट करोगे तो Al2O3 मिलेगा। कोई दिक्कत है एवरीबॉडी? अरे हाँ यार, कुछ तो बोलो। इज दैट क्लियर? कैन आई स्क्रॉल डाउन? एवरीबॉडी, सबने लिख लिया? ओके फाइन, तो आगे बढ़ जाते हैं हम लोग। एक क्वेश्चन और देता हूं, दिस हैज बीन आस्क्ड इन जेईई एडवांस 2017। इजी क्वेश्चन है, दे दूं चलेगा ना? उसके बाद हम लोग ग्रुप 14 चालू करेंगे। ठीक है, देखो क्वेश्चन है, मोर देन वन करेक्ट है, ठीक है। among the following the correct statements is या फिर are AlCH3 whole 3 has 3C2E bonds in dimeric form। इन डाइमर लिख देता हूं डायरेक्ट, या फिर चलो डाइमरिक फॉर्म में लिख देता हूं। दिस इज AlCH3 whole 3, फिर दिस इज AlCl3 has वही चीज, फिर BH3 has वही चीज है, फिर नेक्स्ट है ल्यूइस एसिडिटी का ऑर्डर है BCl3 ग्रेटर देन AlCl3। देखो यही एडवांस का क्वेश्चन है, इजी क्वेश्चन है, आप आंसर आराम से कर सकते हैं।
इनमें से कौन सा स्टेटमेंट सही है? बताओ, ये तो बहुत इजी क्वेश्चन है। बी सी डी ना, ए सी डी, या अभिलाषा, यू हैव आंसर्ड करेक्ट, वेरी गुड। बाकी लोग तो सही आंसर नहीं दे रहे हैं। शिवम, योर आंसर इज ऑल्सो करेक्ट। हाँ, नमन, योर आंसर इज करेक्ट। अथर्व, योर आंसर इज करेक्ट, वेरी गुड। अरे आंसर ए सी डी है। एवरीबॉडी, इसमें किसी को डाउट है? एक्सप्लेन फॉर ए, ओके। ओके सी, अच्छा एक बात बताओ, CH3 रेडिकल जो है, लेट अस टॉक अबाउट CH3 रेडिकल। CH3 रेडिकल हाइड्रोजन जैसा है ना? इज दैट क्लियर? एवरीबॉडी, इज दैट क्लियर और नॉट? प्लीज रिस्पॉन्ड इन द चैट बॉक्स। तो अब ये हाइड्रोजन रेडिकल जैसा है, तो किस तरह का काम करेगा? ऑब्वियसली हाइड्रोजन रेडिकल जैसा है तो इसकी तरह बिहेव करेगा। तो जब ये 3C2E बनाता है, तो ये भी तो 3C2E ही बनाएगा। इज दैट क्लियर? Everybody, is that clear? So that is your answer. Can we move ahead now? Do you want to write this? अच्छा डी वाला, अच्छा डी वाला क्या रीजन होगा? अच्छा ए और सी में किसी को डाउट तो नहीं है ना? ए एंड सी क्लियर है, इसमें तो 3C4 ही होता है, ये तो सबको पता है। एवरीबॉडी प्लीज रिस्पॉन्ड इन द चैट बॉक्स। अच्छा देखो यहाँ पे क्या है, BCl3 में बैक बॉन्डिंग तो होती नहीं है, यहाँ पे नो बैक बॉन्डिंग, और AlCl3 में 3C4 ही हो जाता है, तो इसकी इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंसी खत्म नहीं होती और AlCl3 की हो जाती है। इज दैट क्लियर? ए वाला समझाओ ना, दरवाजे पर कोई आया था। अच्छा कुणाल, मैं ये बोल रहा हूँ, जैसे जब भी तुम्हारे पास कोई सिंगल टाइप का कुछ है, मतलब जैसे तुम्हारे पास हाइड्रोजन रेडिकल है या फिर CH3 रेडिकल है, तो हाइड्रोजन रेडिकल और CH3 रेडिकल जो है वो तो एक जैसे ही है ना, उन दोनों के पास एक ही इलेक्ट्रॉन है। इज दैट क्लियर? से यस और नो? तो जब दोनों के पास एक ही इलेक्ट्रॉन है, सो दे विल फॉर्म सिमिलर टाइप ऑफ बॉन्ड्स, उसके पास भी इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट ही रहेगा ना वो। इसकी बात तो हमने की ही थी, ठीक है? 3C4 बॉन्ड जब हम केमिकल बॉन्डिंग या 3C2 केमिकल बॉन्डिंग में पढ़ रहे थे, तो हमने इसकी बात करी थी। इज दैट क्लियर? तो भी वही होगा, C2H5 रेडिकल रहा तो भी वही होगा गौरव। इज दैट क्लियर एवरीबॉडी? यदि C2H5 रेडिकल रहा तो क्या अलग होगा? सेम होगा। और किसी को कोई डाउट है? तो इसका आंसर ACD होगा। किसी को डाउट है इसमें? अरे चैप्टर मतलब इजी है, यदि तुम कायदे से पढ़ोगे तो तुम्हारा आंसर मतलब क्वेश्चन सारे करके आ सकते हो। सारे तो नहीं बोल सकता, बट हाँ 90% तक करके आ सकते हो। आगे बढ़ जाए। वो दूसरे 10% क्यों नहीं कर सकते? अरे भैया एडवांस में 100% स्कोर थोड़ी होता है किसी का। 100% बोलना वो ख्याली बात होती है। कुछ लोग बोल देते हैं कि यार तुम 100% स्कोर करो, आज तक कोई नहीं कर पाया। टॉपर के 90% आते हैं, तो अब मैं कैसे बोल दूं कि तुम कर लोगे स्कोर? 90% से ज्यादा कोई स्कोर करता कहाँ है? और ऑब्वियसली 10% क्वेश्चन कुछ अजीब टाइप के आ सकते हैं, वी डोंट नो अबाउट इट। तो 90% स्कोर ही बेस्ट स्कोर होता है इंडिया में, इसलिए 90% तक बोला मैंने। आगे बढ़े अब।
ओके फाइन, सो लेट अस मूव अहेड नाउ, लेट अस मूव अहेड। सो अभी जो है ग्रुप 14 की बात करेंगे। देखो ग्रुप 14 आसान है, ग्रुप 14 इज कार्बन फैमिली। ग्रुप 14 इज कार्बन फैमिली, आई होप यू नो दिस, इज दैट क्लियर? तो ग्रुप 14 की जनरल बात करें तो कोई खास नहीं, इसमें मेटल कौन सा है नॉन मेटल कौन सा है, तब तुम ही बताते जाओ। सबसे पहले बताओ मेटल कौन सा है इसमें, नॉन मेटल कौन सा है? देखो ये बेसिक चीज तो मैं समझता हूँ कि तुम्हें आता ही होगा। और मेटलॉइड या फिर सेमी मेटल कौन है, बताते जाओ, बताओ एवरीबॉडी, बताओ जल्दी बताओ। ये नहीं बताओगे? मेटल कौन कौन सा है? एसएन और पीबी, राइट। नॉन मेटल कौन है? कार्बन, हाँ कार्बन यहाँ। और मेटलॉइड कौन है? सिलिकॉन और जर्मेनियम। कोई डाउट है इसमें किसी को? एवरीबॉडी कोई डाउट है इसमें? एवरीबॉडी प्लीज रिस्पॉन्ड इन द चैट बॉक्स, कोई डाउट है? ओके, कैटेनेशन बताओ। कैटेनेशन सबसे अच्छा ये पता है, कैटेनेशन सारे शो करते हैं इस पर्टिकुलर ग्रुप में। एवरीबॉडी इज दैट क्लियर? एवरीबॉडी, कैटेनेशन शो सब करते हैं, कार्बन, फिर सिलिकॉन, फिर जर्मेनियम, फिर एसएन, फिर पीबी। ठीक है, सारे के सारे कैटेनेशन शो करते हैं। इज दैट क्लियर? इज दैट क्लियर? एवरीबॉडी प्लीज रिस्पॉन्ड इन द चैट बॉक्स। मेटल्स भी देखो मेटल्स जो है ना, इसमें भी एक कहानी है। टिन जानते हो? टिन, टिन की एक कहानी है। टिन के क्रिस्टलाइन दो फॉर्म्स होते हैं, एक होता है नॉर्मल मेटल और दूसरा होता है पाउडर। तो टिन का तो एक अजीब सा कहानी है। एल्प्स के पहाड़ों पे जब नेपोलियन जो है या फिर बहुत सारे लोगों ने ट्राई किया, वो क्या करते थे, एल्प्स की पहाड़ चढ़ाई करते थे और सोचते थे कि दूसरे तरफ का जो राज्य है उस पे हमला करेंगे, और रात में चढ़ते थे अपने सेना के साथ एल्प्स पे। बट उस जमाने में क्या होता था ना कि जो बटन्स होते थे ना, तुमने वो यूनिफॉर्म्स देखे हैं जो कि सेना वगैरह वाले जो शर्ट पहनते हैं उसमें बटन्स लगे होते हैं बड़े बड़े, हैव यू सीन देम? तो इनिशियली जो पहले जो बटन्स होते थे ना, वो टिन के बने होते थे। टिन के क्यों बने होते थे, समझ में आ रहा है? टिन हल्का होता है, ठीक है। और नहीं नहीं, हल्का वाली बात मतलब, अरे तुम्हें लगता है 2-2 किलो के बटन तुम पहनोगे शर्ट में, कपड़े ही फट जाएंगे तुम्हारे। वुड यू लाइक टू कैरी एक्स्ट्रा वेट? तो हल्का मेटल होना चाहिए। तो टिन रिलेटिवली हल्का है और मेलिएबल भी काफी होता है, तो इसको काट के छोटा कर सकते हैं। लेकिन उनको ये बात पता नहीं थी, जैसे कि काफी, जैसे एल्प्स के पहाड़ों पे चढ़ते थे तो वहां पे जो टेम्परेचर होता था ना, इट यूज टू बी अराउंड लेट्स से माइनस समथिंग। तो टिन क्या करता है, एक सर्टेन टेम्परेचर के बाद में टिन कन्वर्ट हो जाता है दूसरे एलोट्रॉप में, और वो एलोट्रॉप जो होता है वो पाउडर्ड होता है। इज दैट क्लियर? इज दैट क्लियर एवरीबॉडी? तो हालत इतनी बुरी हुई थी, मतलब नेपोलियन को ये बात पता नहीं था कि, मतलब जो भी नेपोलियन, आई डोंट नो द एग्जैक्ट पर्सन हु वाज द इन्वेडर जो चाह रहा था। तो अब 2 या 3 बॉन्ड कैसे भी लगाओ, तो होता क्या था, जैसे जैसे एल्प्स के पहाड़ों पे गए ऊपर, तो उनके शर्ट और पैंट के बटन पाउडर हो गए, यानी कपड़े खुल गए, और ठंड में वो मर गए, नंगे हो गए बेचारे। तो ये कहानी तो बड़ी फेमस है। अब शायद अब वो शर्ट और पैंट पकड़ेंगे या फिर युद्ध लेट से इन्वेड करेंगे। तो ये तो टिन के एलिट्रोप की कहानी है। अब आई डोंट नो द पर्सन एग्जैक्टली, वो नेपोलियन था, तुम हिस्ट्री चेक कर लो, बट टिन वाली बात तो मुझे याद है। सारे बटन जो है वो पाउडर बन गए, ऐसा लगा था ही नहीं टूटे। तो सारे एलोट्रोपी शो करते हैं। खैर, टिन वाली कहानी थोड़ी इंटरेस्टिंग थी तो मैंने बता दी तुम्हें। आगे बढ़े। फाइन, अब आगे बढ़ते हैं। तो देखो यहाँ पे रीजन वही है कि कार्बन कार्बन जो बॉन्ड एनर्जी है, कार्बन कार्बन बॉन्ड एनर्जी जो है, दैट इज 348 किलो जूल पर मोल। SI जो बॉन्ड एनर्जी है, दैट इज 297। ऑब्वियसली ये कम होगा, राइट?
नाउ GE जो बॉन्ड एनर्जी है दैट इज लेट्स से 260 और SN इज 240। देखो लेड में बहुत कम टेंडेंसी होती है, सो वी विल नॉट टॉक अबाउट इट, इसका डेटा अवेलेबल नहीं है, यू कैन गूगल इफ इट इज अवेलेबल नाउ। ठीक है, राइट इट डाउन। वैल्यूज याद रखने की जरूरत नहीं है, बट ऐसे ही मैंने लिखवा दिया। Everybody done? Can I scroll down? ओके, तो अब देखो हम थोड़ा आगे की बात कर लेते हैं। ठीक है, अब देखो इसमें जनरल ट्रेंड्स बिल्कुल जनरल हैं, इसमें कोई खास दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है, इनके जो जनरल ट्रेंड्स हैं वो जनरली हैं, ऐसा कुछ खास नहीं है। मेटेलिक कैरेक्टर नीचे जाने पे बढ़ता है, इसमें कुछ टेंशन है नहीं। मेटेलिक कैरेक्टर क्या होगा, इंक्रीजेस डाउन द ग्रुप। ठीक है, आयनाइजेशन एनर्जी की तुम बात करो, आयनाइजेशन एनर्जी तो नीचे जाने पे क्या होता है एवरीबॉडी? Everybody, IE1, what is it, what happens to ionization energy when you move down the group? तो क्या होता है? It increases, right? तो यहाँ पे क्या है, कार्बन, सिलिकॉन, ठीक है, फिर जर्मेनियम आएगा, फिर आएगा SN, थोड़ा सा चेंज हो जाता है यहाँ पे। पीबी की आयनाइजेशन एनर्जी SN से ज्यादा होती है, ये आपको याद रखना पड़ेगा। यहाँ पे पीबी की आयनाइजेशन एनर्जी SN से ज्यादा होती है। यहाँ पे द रीजन इज अगेन इनर्ट पेयर इफेक्ट, यहाँ पे इनर्ट पेयर इफेक्ट बहुत ज्यादा डोमिनेट करता है। तो पीबी जो है वो एक थोड़ा सा आयनाइजेशन एनर्जी में प्रॉब्लम क्रिएट करता है, ये आप याद रख सकते हो, बट जनरली फिर भी बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं है। एनसीईआरटी चेक करोगे तो SN इज 708 एंड पीबी इज 715। एनसीईआरटी का डेटा आपको ध्यान रखना है। फाइन, ओके, नाउ एटॉमिक रेडियस। एटॉमिक रेडियस क्या होता है, ये तो बड़ा आसान है, बताओ क्या हो? एवरीबॉडी प्लीज रिस्पॉन्ड। इट विल इंक्रीज डाउन द ग्रुप, राइट? और इसमें कोई दिक्कत नहीं है, इंक्रीज होता भी है। ठीक है, तो यहाँ जनरल ट्रेंड है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी नीचे जाओगे तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में भी थोड़ा सा पंगा है, पीबी का एसएन से ज्यादा होता है। इनफैक्ट यदि तुम एग्जैक्ट ट्रेंड मुझसे पूछोगे तो तुम देखो इसका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी देखो तो इट इज 2.5 और इन सब का 1.8 1.8 1.8 है, तो इस तरह से बताना तो सही नहीं है, ये 1.9 है। तो एग्जैक्ट ट्रेंड यदि मैं देखूं तो कार्बन है, फिर पीबी है, और SI GE और SN इनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सेम है। ये देखना है थोड़ा सा, ठीक है, बट ये टेंशन मत लो, ये कम ही आता है, इनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के ऊपर सवाल कम आते हैं, बोरॉन फैमिली के ऊपर ज्यादा आता है। एवरीबॉडी, यहाँ पे ये वैल्यूज तुम इलेक्ट्रोनेगेटिविटीज की याद रख सकते हो, कार्बन फिर लेड और ये तीनों सेम। एवरीबॉडी डन? ओके, ओके, कैन आई स्क्रॉल डाउन?
ओके इसका या कोई निमोनिक की जरूरत है, मतलब डू यू थिंक देयर शुड बी अ सेपरेट निमोनिक फॉर दिस, इज इट रिक्वायर्ड? किसके लिए तुम्हें निमोनिक की जरूरत है? मतलब ये ट्रेंड्स तो रेगुलर ही है ना, एस एन पीबी का सिर्फ ज्यादा होता है, रीजन यही है इनर्ट पेयर इफेक्ट है। पीबी का ज्यादा होता है बिकॉज इट ऑफ इनर्ट पेयर इफेक्ट। यहाँ पर तो यार अपने पास कोई निमोनिक नहीं है, तुम बनाना चाहो तो बना लो, क्योंकि जरूरत नहीं पड़ती। तुम जानते हो ना इनर्ट पेयर इफेक्ट तो डोमिनेट करता ही है लोअर दान ग्रुप, तो पीबी जो थोड़ा एक्सेप्शन जनरेट कर रहा है आयनाइजेशन एनर्जी और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी दोनों में, यही याद रखना है बस, एक जनरल बात। इज दैट क्लियर? डू यू नीड अ निमोनिक? सो अच्छा देखो, डेंसिटी वगैरह मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट की उतनी आवश्यकता है नहीं, और तो हम डायरेक्टली आगे बढ़ सकते हैं। वी कैन डायरेक्टली टॉक ऑफ, सीधा सी बात कर सकते हैं हम क्या, सीधा से हम बात कर सकते हैं इस तरह से कि केमिकल प्रॉपर्टीज, ठीक है, फिजिकल प्रॉपर्टीज उतनी इंपॉर्टेंट है नहीं। एलोट्रोपी की बात करेंगे, एलोट्रोपी की बात करेंगे तो केमिकल प्रॉपर्टीज की सीधे सी बात करें तो केमिकल प्रॉपर्टीज में सीधा सा इनर्ट पेयर इफेक्ट तो होगा ही ना। देखो इनर्ट पेयर इफेक्ट तो होगा ही, नीचे जाने पे +2 का स्टेबिलिटी बढ़ जाएगा, राइट। और तुम देखो तो CCl4 फिर SiCl4, ठीक है, GeCl4 SnCl4 और PbCl4, so this will be the stability order. Everybody, is that clear? This will be the stability order. Please respond in the chat box. Is that clear? तो ये तो जनरल बात है, नीचे जाने पे +2 होगा। अच्छा हाँ, और तुम्हें ये भी पता है कि हाइड्रोलिसिस वाली बातें तो हमने कर ही दी है ना, कि कैसे हाइड्रोलाइज होगा, फिर से बताने की जरूरत नहीं है ना। हाइड्रोलाइज कैसे करते हैं, क्या करते हैं, वो सब तो तुम्हें पता ही है। हाइड्रोलिसिस ऑफ हैलाइड्स बताने की जरूरत तो नहीं है ना, दैट हैज बीन कवर्ड, ये तो कवर कर दिया हमने, फिर से बताने की जरूरत तो नहीं है। Everybody please respond in the chat box. Is it required? Okay. Okay, reactions with oxygen. देखो ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करते हैं, कार्बन बनाता है कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड, ये सबको पता है न्यूट्रल होता है और ये एसिडिक होता है। कोई दिक्कत है? ओके, SiO2, देखो सिलिकॉन जो बनाता है वो क्या बनाता है, SiO2, ठीक है। अब SiO2 एसिडिक क्यों होगा, बिकॉज ये तुम्हें याद है ऑर्थोसिलिकिक एसिड बनाता है SiOH4, तो ये तो एसिड होता है, तो ये तो एसिडिक ही होगा ना। एवरीबॉडी, इज दैट क्लियर? एवरीबॉडी, इज दैट क्लियर? तो ये भी आपको याद करने की जरूरत नहीं है, आपने ऑर्थोसिलिकिक एसिड की बात पढ़ा है। Ge की बात करें तो GeOH2 है, तो ये भी बनाएगा GeOH4, जो कि एसिडिक ही होगा, ठीक है। SnO2 और PbO2 की बात करें, SnO2 और PbO2, do you think it will be acidic? Do you think it will be acidic? एक्चुअली ये टॉटोमराइज नहीं कर पाते, बड़ी दिक्कत होती है इनको, तो ये एक्चुअली में एम्फोटेरिक होते हैं। इसको कुछ निमोनिक बनाना है या ऐसे ही चलेगा, तुम्हें बताओ। वाई नीचे जाने पे बेसिक कैरेक्टर बढ़ता है ना, एज वी मूव डाउन द ग्रुप बेसिक कैरेक्टर इंक्रीजेस। एवरीबॉडी, इज दैट क्लियर? नीचे जाने पे मेटलिक कैरेक्टर इंक्रीज होगा, सो बेसिक कैरेक्टर विल इंक्रीज, तो बेसिक के पहले एम्फोटेरिक होगा। जैसे ग्रुप 13 में हम बात करते थे बेसिक की, तो ग्रुप 14 तो ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है ना, तो ये बेसिक नहीं बनाता है, नॉर्मली एम्फोटेरिक ही बनाता है। देखो ये चीज भूल जाओ, ग्रुप 13 ही सिर्फ बेसिक ऑक्साइड बनाते हैं। एवरीबॉडी, इज दैट क्लियर? ग्रुप 13 ही सिर्फ बेसिक ऑक्साइड बनाते हैं, ग्रुप 14 से बेसिक का कहानी खत्म हो गया, हम पी ब्लॉक एलिमेंट पढ़ रहे हैं।
इज दैट क्लियर? बेसिक तो होगा ही नहीं यहाँ पे। आप या तो एसिडिक बोलेंगे या न्यूट्रल बोल सकते हैं या एम्फोटेरिक बोल सकते हैं, उससे ज्यादा नहीं। इज दैट क्लियर? बेसिक तो हो ही नहीं सकता यहाँ पे। देखो तुम इसको SNPB को कुछ नेमोनिक चाहो तो बना सकते हो। SNPB, अच्छा एक पहले मैं लिख देता हूँ, ठीक है। GeO, देखो यहां तक कि SNO प्लस टू एक्चुअली पर ऑक्साइड के फॉर्म में रहता है। PbO ये भी एम्फोटेरिक होते हैं, +2 ऑक्सीडेशन स्टेट है, ये भी पर ऑक्साइड के फॉर्म में भी रहता है, क्योंकि नॉर्मली +4 ऑक्सीडेशन स्टेट स्टेबल नहीं होता है तो पर ऑक्साइड में कन्वर्ट हो जाता है, तो ये +2 वाले सारे एम्फोटेरिक होते हैं। GeO की बात करोगे, GeO, तो GeO जो है ना, इट इज डिस्टिंक्टली एसिडिक। एनसीईआरटी ने ये लाइन लिखी है इसलिए मैं वही लिख रहा हूँ, डिस्टिंक्टली एसिडिक, थोड़ा सा एसिडिक होता है न्यूट्रल के जैसा। तो अब देखो प्लस मतलब क्या है, मतलब पीएच मान लो 6.7 होगा, इस तरह से समझ में आ रहा है, 6.6 होगा। इज दैट क्लियर? अच्छा देखो +4 की बात करें तो +4 तो बनाते ही कौन है, कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, और इनके +4 एसिडिक हैं, ठीक है। लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट में तो क्या होगा, SN हो, PB हो, ठीक है, इनके तो आ जाएंगे एम्फोटेरिक। कोई दिक्कत है इसमें एवरीबॉडी? इनके +4 तो बनते ही नहीं है। इज दैट क्लियर? और यदि तुम +2 की बात करो, किसकी, +2 फॉर GE, तो ये डिस्टिंक्टली एसिडिक होता है, या फिर ऐसा मान लो न्यूट्रली होता है। SnO2 +4 और +2 दोनों में एग्जिस्ट करता है अभिलाषा, बट नॉर्मली इट प्रीफर्स टू स्टे इन द फॉर्म ऑफ पर ऑक्साइड। दोनों फॉर्म्स इसके लिए पॉसिबल है और दोनों एम्फोटेरिक हैं, तो मतलब इसके लिए प्रेफरेबल स्टेट +2 ही है। तो इसके लिए कोई निमोनिक की जरूरत, देखो निमोनिक बनाओगे तो दिक्कत होती जाएगी, इससे अच्छा लॉजिकली चलो। +4 वाले शुरू के 3 जो हैं, तुमने ही खुद बताया है कि कार्बन नॉन मेटल है, सिलिकॉन जर्मेनियम मेटलॉइड है, और बाकी के नीचे मेटल है, तो मेटल एसिडिक ऑक्साइड नहीं बनाते। इज दैट क्लियर? एवरीबॉडी, इज दैट क्लियर? मेटल एसिडिक ऑक्साइड नहीं बनाते, तो मेटल एम्फोटेरिक ही बनाएंगे, और शुरू के 3 जो है वही एसिडिक बनाएंगे। ऐसे ही याद हो जाएगा तुम्हें। कोई निमोनिक की जरूरत लग रही है? निमोनिक की जरूरत लग रही है तो लगाओ, बट आई थिंक इट इज नॉट रिक्वायर्ड। हमने सीखा है कि इस कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम जो है वो नॉन मेटल या मेटलॉइड है, तो वही एसिडिक बनाएंगे +4 में। नीचे वाले नॉन मेटल है, और मेटल भी उतने अच्छे नहीं है स्ट्रॉन्ग, तो ये एम्फोटेरिक बनाएंगे, कहानी इतनी ही खत्म हो जाएगी। और +2 वाले तो ऑब्वियसली एसिडिक नहीं होंगे। रुक जाओ थोड़ा सा, प्लीज राइट इट डाउन। जस्ट अ मिनट, राइट इट डाउन फर्स्ट, आई विल टेल यू व्हाट इज द होमवर्क। डन? एवरीबॉडी डन और नॉट? अरे पहले ये लिख तो लिया, ये तो बताओ। अच्छा ठीक है, अच्छा थोड़ा आगे बढ़ जाएं हम लोग या फिर रिवाइज करें? अरे ऐसा तो आगे बढ़ सकते हैं, 10 मिनट है अपने पास, मैं एक्चुअली 5 मिनट लेट स्टार्ट किया था, तो आई कैन कवर 10 मिनट्स मोर। और शुड बी रिवाइज? रिवाइज क्या ज्यादा हो गया? ठीक है चलो रिवाइज ही कर लेते हैं। कितने बजे से लेक्चर है? कितने बजे से है? 10:30, तो 10:30 तो बहुत टाइम है। ओके फाइन, सो सी आई, ठीक है एक बार रिवाइज कर ही लेते हैं। देखो रिएक्शंस ऑफ B2H6 से बात करते हैं, तो देखो B2H6 के रिएक्शंस यहीं से होंगे, ये जो 3C2E बॉन्ड्स है ना, ये जो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट सेंटर्स हैं, वहां से रिएक्शंस होंगे। इज दैट क्लियर एवरीबॉडी? रिएक्शन 3C2E बॉन्ड से ही होंगे, राइट, क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट सेंटर्स हैं।
अब यदि हम बात करें इसकी लेट्स से, हाँ, तो इसमें न्यूक्लियोफाइल अटैक कर सकता है। स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल क्या करेगा, जैसे दो मतलब ईगो वाले लोग हैं तो दोनों कभी साथ में नहीं बैठेंगे सेम टेबल पे, ऐसे याद रख सकते हो ना, अलग अलग टेबल पे बैठेंगे। इज दैट क्लियर? तो अब ये क्योंकि रिपेल करते हैं, एक दूसरे को पसंद नहीं करते वो, तो अब होगा क्या, ये दोनों यदि इनके पास चॉइस है दो अलग अलग जगह जाने पे तो अलग अलग जगह ही जाएंगे। बट तो यही होता है स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड्स, और या फिर बहुत हेवी न्यूक्लियोफाइल जो है वो अलग अलग चला जाता है। बट यदि छोटा न्यूक्लियोफाइल है जैसे NH3 1 डिग्री 2 डिग्री, तो वो एक जगह पे लग जाता है, तो अनसिमेट्रिकली बॉन्ड टूटता है वहां पे, राइट। अब यदि हम बात करें तो इसको फर्दर हीट करेंगे तो हमें बोराजीन मिलेगा। ये दिखने में तो बेंजीन जैसा है, बट एक्चुअली में रिएक्शंस बेंजीन जैसे नहीं है, राइट। उसी तरह से फर्दर हीट करोगे तो इसमें क्या मिलेगा तुम्हें, इनऑर्गेनिक ग्रेफाइट मिलेगा, जो भी दिखने में तो ग्रेफाइट जैसा है और प्रॉपर्टीज फिजिकल भी उसकी जैसी ही है, बट ये एक्चुअली में केमिकल प्रॉपर्टीज ग्रेफाइट जैसे इसके नहीं है। AlCl3 की बात करें, AlCl3, तो देखो ये एफ्लोरेसेंस होता है। एफ्लोरेसेंस मतलब पानी निकलेगा इससे बाहर। और एक प्रॉपर्टी है डिलिक्विसेंट, तो ये डिलिक्विसेंट है, मतलब पानी एब्जॉर्ब कर लेगा, ठीक है। और पानी एब्जॉर्ब करके क्या करेगा बताओ, ये फ्यूम्स बनाएगा, किसके, HCl गैस के। याद है ना, हमने पढ़ा था ना ये, एवरीबॉडी, मॉइस्चर एब्जॉर्ब करके HCl के व्हाइट फ्यूम्स दिखाएगा। तो यदि तुमने AlCl3 सॉल्ट रखा है और उसका ढक्कन खोल दिया है तो व्हाइट फ्यूम्स दिखते हैं, ठीक है। यदि लैब में किया होगा या करोगे तो देख लोगे, AlCl3 का डब्बा खोल के देख लेना, यू विल सी व्हाइट फ्यूम्स। दूसरा क्या है, इट सब्लाइम्स, ये सब्लाइम भी बहुत जल्दी कर जाता है, ठीक है। और यदि इसको तुम नॉन पोलर सॉल्वेंट में डालोगे तो बड़े आसानी से डाइमर बनाता है। AlCl3 की खास बात है कि नॉन पोलर सॉल्वेंट में डाइमर बनाता है, पोलर में आयनाइज होता है। ये भी एक इंपॉर्टेंट बात है। इज दैट क्लियर? एवरीबॉडी, इज दैट क्लियर और नॉट? ओके। फिर एलम की बात करें तो देखो डबल सॉल्ट इस तरह के सॉल्ट होते हैं जिसमें एक कटायन की पोलराइजिंग पावर ज्यादा है और एक की कम है, तो दोनों फ्यूज हो जाते हैं, जैसे क्रिस्टलाइज हो रहे हैं समंदर से, तो लाइकवाइज। और बोरॉन कैसे बनाते हैं, देखो बोरॉन को सीधा है रिडक्शन करा दो हाइड्राइड्स का, हैलाइड्स का, ऑक्साइड्स का बाय एन इलेक्ट्रोपॉजिटिव मेटल, वही तरीका है। तो ये क्वेश्चंस हमने किए, तो ये क्वेश्चंस तो आपको क्लियर होंगे ही। और कार्बन में ज्यादा कुछ टेंशन नहीं है, जनरल ट्रेंड्स जनरली है, और इन कैटेनेशन सब शो करते हैं। यहाँ पे बस जनरल ट्रेंड में ये ध्यान रखना है कि जो पीबी है ना, इनर्ट पेयर इफेक्ट होने की वजह से उसके प्रॉपर्टीज थोड़े से अलग हो जाते हैं, तो IE1 उसका ज्यादा हो जाएगा, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी उसका ज्यादा हो जाएगा, दो चीजें हैं। इज दैट क्लियर? बाकी सब चीज तो जनरली है ना, तुमको सिर्फ ये याद रखना है कि पीबी जो है वो थोड़ा सा प्रॉपर्टी अलग करता है, ठीक है। और यहाँ पर इनर्ट पेयर इफेक्ट तो जनरली है, हाइड्रोलिसिस हमने कवर कर ही लिया है। ओके। ना रिएक्शन बात करें ऑक्सीजन के साथ तो ऑक्साइड बनाएंगे, ऑब्वियसली बात है। और हमने सीखा है कि मेटल्स होते हैं कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, तो वो +4 ऑक्सीडेशन स्टेट में एसिडिक कंपाउंड बनाते हैं। और नीचे वाले की टेंडेंसी बड़ी कम है +4 की, तो +2 में रहते हैं और एम्फोटेरिक बनाते हैं, बस इतना ही है, ठीक है एवरीबॉडी। कौन से ट्रेंड्स इंपॉर्टेंट है, देखो एक्चुअली में ग्रुप 14 में ऐसा कुछ खतरनाक है ही नहीं, तो ग्रुप 14 से ज्यादा क्वेश्चन आता ही नहीं। एक्चुअली में पूरे P ब्लॉक में ऐसा कोई ग्रुप जिससे सबसे कम क्वेश्चन आते हैं तो ग्रुप 14 है। रीजन क्या है पता है, ग्रुप 14 इजी है, ग्रुप 14 बड़ी इजी बात है, चीजें सारी जनरल है। जो सबसे ज्यादा सवाल आता है ग्रुप 14 में, एक टॉपिक है सिलिकॉन्स और सिलिकेट्स, वही से सवाल आता है ज्यादातर। ग्रुप 14 इजी है तो सवाल पूछते ही नहीं। अब देखो ये तो जेई वाले भी, उनका खेल अलग है। होमवर्क एक एक्सरसाइज डाली थी मैंने ग्रुप में, देखा था आपने एवरीबॉडी? एक एक्सरसाइज डाली थी पुराने वाले बुकलेट से, उससे मैं होमवर्क दे देता हूँ आपको, उससे मैं होमवर्क दे देता हूँ। ग्रुप 1 to 55। अरे ग्रुप में तो डाला, फिर से क्या डालू, अगली क्लास डिस्कस कर देंगे। 1 to 55, ग्रुप 13 पूरा, 1 to 55, ठीक है ना। लास्ट क्लास में होमवर्क नहीं दिया था मैंने, 1 to 55 है अभी, ठीक है। एक्सरसाइज 1, 1 to 55, एक बुक एक्सरसाइज डाली थी ना पुरानी वाली एक्सरसाइज, उसका एक्सरसाइज 1 क्वेश्चन 1 to 55। देखो मैंने एक्सरसाइज डाला था ना ग्रुप में एक लास्ट लेक्चर में,
तो उसका एक्सरसाइज 1 में क्वेश्चन 1 to 55 जो पूरा का पूरा ग्रुप 13 है। ठीक है, ठीक है एवरीबॉडी। और किसी को डाउट है आज की क्लास में तो यू कैन आस्क। एवरीबॉडी एनी डाउट्स? सरफेस का एक क्या बताओ, व्हाट इज योर डाउट? AgI in excess plus KNO3 किस तरह का प्रेसिपिटेट, ये पूछना है क्या? अच्छा, AgI plus KNO3 ये ओके ठीक है, टाइप AgNO3 बनेगा। देखो इफ यू AgI तो एक्चुअली में पहले से प्रेसिपिटेट होता है, जिनको डाउट नहीं चाहिए कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे AgI एक्चुअली में पहले से प्रेसिपिटेट होता है तो इट इज लेस लाइकली टू रिएक्ट। मेरे ख्याल से ये KI plus AgNO3 होना चाहिए। कैन यू जस्ट चेक योर क्वेश्चन? KI plus AgNO3 होना चाहिए बिकॉज AgI पहले से ही प्रेसिपिटेट रहेगा तो ये शायद रिएक्ट ही ना करे। KI plus AgNO3 यू कैन चेक इट। मेरे ख्याल से कुछ ऐसा ही होगा, मतलब KI नीचे होगा और AgNO3 ऊपर होगा, क्योंकि दोनों घुलते हैं पानी में, मतलब सॉल्युबल होते हैं। तुमने यदि AgI बोला है तो एक्चुअली वो पहले से प्रेसिपिटेट होता है, रिएक्ट ही ना करे शायद। फाइन, एनीबॉडी एल्स? किसी को और कोई डाउट है? ओके ठीक है, कोई इशू नहीं, नो इश्यूज। Okay, goodbye. We'll meet in the next class.